हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। एंड आई निहारिका वेलकम यू ऑल इन योर सैटरडेज लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इंडिगो। तो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप सब बच्चे मुझे बता देंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही। बेटा सुमित, जो भी डाउट्स है रैट ट्रैप में बताओ एक बार। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। उसके बाद हम लोग हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगं ने इन्विटेशंस एंड इट्स रिप्लाईज को कर लिया था। थैंक यू बेटा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं हमारे इंडिगो चैप्टर को। और कोई बच्चा कह रहा था कि मैम मुझे डीमोटिवेटेड लग रहा है। कौन है? धैर्य। बेटा क्यों लग रहा है डीमोटिवेटेड? ऐसा क्या हो रहा है? मतलब पेपर पास आ रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है? इज दैट द रीजन? हो जाओगे बेटा, एब्सोल्युटली हो जाओगे, जरूर हो जाओगे। एक्सेप्टेड। नमस्कार बेटा यूवी। बेटा कितना टाइम चलेगा? 7:30 प्रोबेबली 7:30 तक जितना चैप्टर होगा वो हम आज करेंगे, बाकी बचा हुआ हम कल करेंगे अगली क्लास में, दैट इज ऑन थर्सडे। और मेरी कोशिश ये है कि सैटरडे की क्लास में मैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के दोनों पार्ट्स खत्म कर दूं, ताकि अगला हफ्ता और उससे अगले हफ्ते में हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। प्री बोर्ड्स है और सारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा है, तो बेटा इस केस में थोड़ा सा पहले पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन जस्ट इन केस अब आपने पढ़ना शुरू नहीं किया और अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि यू आर नॉट श्योर कि मैम अब क्या करें, बिकॉज पढ़ना था लेकिन पढ़ाई करी नहीं, हो नहीं पाई या नहीं कर पाए, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, है ना। तो अब जो कर सकते हो वो ये है कि आप पूरी मेहनत कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो, ताकि अब जितना भी आप पढ़ो उसमें आप नंबर ले आओ। अब यस, प्री बोर्ड से बेटा आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, तो कम से कम उतने नंबर तो लेकर आओ कि प्री बोर्ड में आप पास हो जाओ। और उसके बाद भी, प्री बोर्ड के बाद भी अभी आपके पास बोर्ड के लिए बच्चे 2 महीने अभी भी बच रहे हैं। फेब में आप लोगों के बोर्ड्स होते हैं एट द एंड ऑफ फेब। तब तक प्रैक्टिस करो, बिकॉज उसके अलावा बच्चे और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप टाइम को तो रिवाइंड नहीं कर सकते, जितना है उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देख पंडित अनुराग, एक तो बेटा आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज एवरी टाइम। Either you talk with respect or you don't talk with respect. उंगली कैसी है बेटा? ऐसी है, मतलब मैं अभी भी ऐसे ही हाथ रख के काम कर रही हूँ, स्टिल वर्किंग लाइक दिस। पता नहीं कैसी सी है, बहुत रफ हो गई है, बट जलने के बाद। प्री बोर्ड नहीं दे रहे पर दे देना बेटा। एडमिट कार्ड के अंदर प्रॉब्लम कर देंगे स्कूल वाले एडमिट कार्ड रोक देंगे अगर प्री बोर्ड नहीं दिए तो प्री बोर्ड मत छोड़ना, प्री बोर्ड दे लेना। डेफिनेटली गिव योर प्री बोर्ड्स, बिकॉज अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड नहीं दिया तो आपको सीबीएसई के सेंटर जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड लेने के लिए, जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। उससे अपने आप को बचाओ और अभी ही जाकर अपने पेपर की पढ़ाई करना शुरू कर दो। और इंग्लिश की थ्योरी को बेटा मेरे हिसाब से याद नहीं करना होता, उसे समझना होता है। तो समझ लो चैप्टर्स को और उसके बाद खुद आंसर्स बनाओ, सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इंडिगो लेक्चर को। हमने स्टार्ट करना है आज की क्लास में क्या? आज की क्लास में हमने शुरू करना है इंडिगो। तो सबसे पहले हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के द्वारा अनुसार स्वागत है सारे देवियों और सज्जनों का हमारी आज की क्लास में, यानी स्वागत है सारे बच्चों का हमारी आज की क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बच्चों इंडिगो नाम का एक चैप्टर। इंडिगो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, आई नीड यू ऑल टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट इट। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है इंडिगो के बारे में। क्या कोई मुझे पहले बता सकता है कि इंडिगो है क्या? What do you mean by इंडिगो? इंडिगो क्या है? पहले स्टोरी के थोड़े से बैकड्रॉप के बारे में बात करेंगे, फिर इनके ऑथर के बारे में बात करेंगे और फिर हमारी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मुझे यह बताना है कि इंडिगो का मतलब क्या है। What do you mean by इंडिगो? हाँ बेटा जल गई थी, अब तो थोड़ी बेटर है, पर है हाल टाइट ही है। देखो, यस इट इज अ डाई। डाई का मतलब मरने वाला डाई नहीं, बेसिकली कलर करने वाला, हिंदी में जिसको हम लोग नील कहते हैं। आप सबके घर के अंदर हमारे वाइट कपड़ों को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, उसके अंदर कलर को और निखार लाने के लिए हमारे घर में इस तरीके की एक बॉटल आती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की बॉटल सी आती है, यहाँ पर उस बॉटल के नील लिखा होता है।
है ना। तो नील बच्चे क्या है, नील एक ब्लू कलर की डाई होती है, ठीक है, इट इज अ ब्लू कलर्ड डाई। ये DIE वाला डाई नहीं है, ये DYE वाला डाई है, यानी ये कलर है। तो बेटा हुआ क्या था हमारी कंट्री में, अगर मैं आप लोगों को बैकड्रॉप बताती हूं डाई का, कि डाई होता क्या है। तो इंडिगो बच्चे एक नील, इंडिगो किसको कहा जाता है, नील को कहा जाता है। ये एक नीले कलर की डाई होती है। ये क्रॉप है जो इंडिया में उगाई जाती थी, ठीक है, इंडिया इसका एक्सपोर्टर था। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट डाई थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि इंडिया जो है वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है ना। आप लोगों का जो इंडिया है वो किसके लिए जाना, हाँ बेटा उजाला, यस उजाला इज ऑल्सो अ नील। तो बेटा क्या है, आप लोगों का जो कंट्री है इंडिया, वो जाना जाता था किसके लिए, वो जाना जाता था अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए, अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, यानी अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए ना, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री, उन्होंने ये देखा कि यार इंडिया में तो बहुत अच्छा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो लैंड है वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत अबंडेंस में क्रॉप उगाई जा सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्रॉप उगाई जा सकती है। और इन लोगों ने एक दिमाग और लगाया, इन लोगों ने बोला क्यों ना इंडिया से हम लोग रॉ मटेरियल ले ले, ठीक है। इंडिया से इन लोगों ने लिया रॉ मटेरियल। ये लोग कुछ नहीं करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे सस्ते में, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करते थे एज अ फिनिश्ड गुड, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते थे कहां पर, इंग्लैंड में, यानी अपने कंट्री के अंदर जाकर ये लोग मैन्युफैक्चर गुड करते थे, और उसके बाद वापस इसे इंडिया ले आते थे फॉर सेलिंग। यानी क्या किया, इंडिया से इंडिया का रॉ मटेरियल लिया सस्ते में, और वही इंडिया के रॉ मटेरियल से अपनी कंट्री में जाकर मैन्युफैक्चर करे गुड्स को, और मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में उसको बेचने के लिए आ गए हायर प्राइस के ऊपर। तो यानी दोनों तरफ से इंडिया प्रॉब्लम में था। इंडिया एक तो जबरदस्ती रॉ मटेरियल देता, बिकॉज इंडिया खुद की मर्जी से तो दे नहीं रहा था, जबरदस्ती इंडिया से रॉ मटेरियल लिया जाता, उसके बाद वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जाकर मैन्युफैक्चर होता है फाइनल गुड्स में, और फिर इंडिया के अंदर आकर ही बेचते। अब क्योंकि उन लोगों ने इंडिया को इतना ज्यादा वो कर दिया था, पुअर कर दिया था, रॉ मटेरियल ले लेकर कि इंडिया वाले जो लोग थे, अब वो लोग हैंडमेड कपड़े नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, दे वर नाउ नॉट एबल टू परचेज दी हैंडमेड क्लोथ्स। अब क्योंकि वो हैंडमेड क्लोथ नहीं ले पा रहे, तो उनको ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे ये चीप पड़ते थे, तो वो लोग इस सामान को ले लेते थे। इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक कॉन्टिन्यूअस सर्कल बन गया था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेते जाओ ताकि वो गरीब हो जाए। अब कपड़ा पहना तो इंसान छोड़ेगा नहीं, तो सामान उन्हें सस्ते में बेच दो। उनके इंडिया वालों के लिए सस्ता कंपैरेटिवली इंडिया के गुड्स से, लेकिन फिर भी ज्यादा कॉस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से इंडिया में डबल ड्रेन हो रहा था, इंडिया का रॉ मटेरियल भी जा रहा था और इंडिया का पैसा भी जा रहा था, ठीक है। वेरी गुड बेटा, शाशमेनिया। तो अब हम कहते हैं वो इंडिया में क्या कर रहे थे, चीप इस तरीके से हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब क्योंकि इंग्लैंड क्या बन गई थी उस समय तक आते आते, ये टेक्सटाइल मार्केट बन गई थी। उस समय तक आते आते यहाँ के लोग जो थे वो कॉटन खरीदने लगे थे, यहाँ से कपड़े बन के जाने लगे थे। तो उस टाइम पे ये जो इंडिगो थी ना, ये एक नेचुरल डाई के फॉर्म में इनको बहुत हेल्प आती थी कपड़े को नीला कलर देने के लिए। तो अब उस समय क्या हुआ, जब इन लोगों ने ये देखा कि इंडिगो हमें इंडिया में से उगाया जा सकता है, तो इन लोगों ने इंडिया के लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया इंडिगो ग्रो करने के लिए। और ये कहां पर उगाया जाता था बेटा, ये चंपारण इन बिहार में उगाया जाता था। और ये वही की स्टोरी है कि किस तरीके से वो लोग जो इस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के पैटर्न से बहुत ज्यादा परेशान थे, वो महात्मा गांधी से हेल्प लेने के लिए आते हैं। समझ में आया? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज इसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूं। बेटा इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, ज्योग्राफी में भी मिल जाएंगे। लाइक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल योर 10th हिस्ट्री। बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बेटा मैं सबकी सारी चैट पढ़ती हूँ, कभी कभी बड़ी स्कैंडलस बातें लिखी होती है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। चलो
अब इस चैप्टर को किसने लिखा है? इस चैप्टर को लिखा है बच्चे लुइस फिशर ने। ये फिलाडेल्फिया में पैदा हुए थे एंड इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एक वॉलंटियर का काम किया था, यानी खुद ये लोग गए थे ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए 1918 से 1920 के बीच में। उसके बाद ये जर्नलिस्ट के फॉर्म में अपने करियर में इन्होंने काम किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी इन्होंने लिखा। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्सर्प्ट है यानी ये जो स्टोरी का पार्ट है ये उनकी किताब में से है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, बिकॉज ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर बन गए थे, स्टॉन्च सपोर्टर बन गए थे। एंड दिस बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनकी किताब के लिए बोला था दैट दिस पर्टिकुलर बुक इज रिटन एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन महात्मा गांधी। और ये जो एक्सर्प्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो पार्ट ऑफ स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इनकी इसी किताब में से दिया गया है। तो यहां पर हमारे जो ये है लुइस फिशर, यहां पर आए किसके लिए यूज किया गया है? यहां पर लुइस फिशर के लिए यूज किया गया है, ठीक है, ये लुइस के लिए यूज किया गया है। तो वो कहते हैं When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो वो कहते हैं जब मैं पहली बार महात्मा गांधी से मिला, नहीं पहली बार नहीं, जब मैं उन्हें मिलने गया 1942 में, बेटा ये वो साल था जिस साल इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई थी। थोड़ी थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा बताती चलूंगी ताकि चैप्टर को रिलेट करने में आसानी हो। ये वो साल था जिस साल में इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। और बच्चे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द फाइनल मूवमेंट, ये वो फाइनल मूवमेंट थी जिसके तहत इंडिया से ब्रिटिशर्स को निकालने का बिल्कुल पक्का हो गया था। तो इस समय तक हमारे देश के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह और बहुत ज्यादा प्राउड की फीलिंग थी कि वो लोग फाइनली ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए रेडी हो गए हैं। तो जब लुइस फिशर मिलते हैं महात्मा गांधी से 1942 में उनके आश्रम में जो सेवाग्राम में था, सेंट्रल इंडिया बेसिकली मध्य प्रदेश में, तब महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मुझे ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर निकालना ही है। And he says that year was 1917। फिर वो कहते हैं चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं और स्टोरी देखते हैं 1917 में ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं देश से ब्रिटिशर्स को 9-2-11 करके ही रहूंगा, अब तो मैं इन्हें हमारे देश में नहीं रहने दूंगा। तो ये स्टोरी में हम लोग बैक में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे और 1916 की कहानी पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर महात्मा गांधी बताते हैं he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। यहां पर महात्मा गांधी बताते हैं कि दिसंबर 1916 की एनुअल कन्वेंशन यानी उनकी एक एनुअल मीटिंग थी, कहां पर? किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किधर? लखनऊ में, जहां बड़े टेस्टी टुंडे कबाब मिलते हैं, ठीक है। There were 2301 delegates and many visitors। अब वो बताते हैं वहां पर 2301 delegates यानी आप कह सकते हो कि मेंबर्स, सिंपल टर्म्स से इंपॉर्टेंट मेंबर्स नहीं लिखेंगे हम, सिंपल टर्म्स में लिखेंगे वहां पर। ओहो क्या दिक्कत है। वो बताते हैं उस मीटिंग में 2301 लोग आए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, बिकॉज वो साल में एक बार होने वाली मीटिंग थी। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, तो वो बताते हैं उस मीटिंग के दौरान गांधी जी याद करते हैं कि A peasant came up to me looking like any other peasant in India। तो वो कहते हैं वहां पर मेरे पास एक peasant, एक फार्मर मेरे पास आते हैं। He says और उस फार्मर की शक्ल या उस फार्मर की कंडीशन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कोई और peasant in India की होती है, वही बुरी कंडीशन, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा परेशान, पीड़ित, दुख दर्द से ऐसे इंसान दिख रहा था कि बुरे हालत में है। पुअर एंड इमैशिएटेड विच मीन्स आप कह सकते हो कि डिप्राइव्ड, बड़े ही गरीब से, और दिख रहा था कि उनके हक छीन लिए गए हैं, चेहरे पर ही लिखा हुआ था। एंड आकर वो बताते हैं कि मैं कौन हूं। वो आकर बताते हैं मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला।
ठीक है। यहां पर वो पीजेंट आते हैं और बताते हैं कि भैया जी मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला और यहां पर मैं आया हूं आपसे मिलने के लिए। और वो बताते हैं मैं कहां से आया हूं, मैं आया हूं चंपारण से, एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। और वो आते हैं और सीधा आओ देखा ना ताओ महात्मा गांधी को आकर, हेलो बेटा नितिन, आकर ही बोलते हैं कि देखिए जी मैं आया हूं चंपारण से और मैं यहां पर आया हूं आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया उठिए और मेरे साथ चंपारण चलिए। अब गांधी जी ने आज तक चंपारण नाम की जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि वो तो भैया अफ्रीका रहकर आए थे, उनको क्या पता चंपारण देश में कहां पर है। अब चंपारण कहां था? इट वॉज ऑन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, यानी कह सकते हो कि वो हिमालयाज के बेस पर था, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ द हिमालयाज के ऊपर था, जो नेपाल के किंगडम के पास पड़ता था और ये बिहार की जगह थी। ठीक है, बिहार का वो वाला एरिया जो नेपाल से जुड़ता है और पहाड़ शुरू होने से जस्ट पहले नीचे ही वहां पर उनका चंपारण नाम का ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, अब एक पुरानी अरेंजमेंट के तहत जो चंपारण पीजेंट्स थे वह शेयर क्रॉपर्स। अब यहां पर शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, बहुत जरूरी टर्म है, ध्यान से सुनना बच्चे। देखो, शेयर क्रॉपर्स वो वाले लोग होते हैं जो किसी और के लैंड पर काम करते हैं, ठीक है। पीपल हु वर्क, या सिंपली कह सकते हो शेयर देयर लैंड। एक बड़ा लैंड है, उस बड़े लैंड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक बड़ा लैंड है, ये एक बड़ा लैंड है, ठीक है। इस बड़े लैंड में क्या होगा, यहां पर इतने से बड़े से लैंड में वो लोग इसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ दे हैव डिवाइडेड द एंटायर लैंड इनटू दीज ऑल पार्ट्स। अब क्या होगा, यहां पर राजकुमार शुक्ला काम करेगा, यहां पर राजकुमार कुमार काम करेगा, ठीक है। यहां पर आप लोगों का कोई, मान लो कोई दिनकर दास काम कर रहा है, यहां पर कोई और कोई शुक्ला राजन काम कर रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा था, एक ही लैंड के अलग अलग पार्ट्स में उस लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था और इन लोगों को, जो लैंड ओनर होता था, बेसिकली इनका जो जमींदार होता था, उसको इन्हें क्या करना होता था, उसको इन्हें रेंट पे करना होता था उस लैंड पे काम करने के लिए, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता था, उस लैंड पे काम करने के लिए इनको रेंट पे करना पड़ता था, कि जिस तरीके से हमारे घर हम किराए पे खरीदते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते थे, ये जमीन किराए पर लेते थे अपना काम करने के लिए, कि भैया इस जगह पर हम लोग काम करेंगे, ये हमारा लैंड होने वाला है। और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं लोगों जैसा एक शेयर क्रॉपर था जो उस लैंड के ऊपर काम करता था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। अब वो कहते हैं कि राजकुमार शुक्ला भले ही इलिटरेट था, भले ही वो अनपढ़ था, लेकिन वो बहुत ही रेजोल्यूट था। मतलब उसकी जो विलनेस थी कुछ काम को करवाने की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड तो नहीं कहते, स्ट्रॉन्गली विलिंग, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पक्का था, वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था कि यहां पर अगर आज मैं आया हूं तो महात्मा गांधी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, उनको यहां पे नहीं छोड़ूंगा। भले ही वो इलिटरेट था, लेकिन वो बहुत ही रेजोल्यूट था, बहुत डिटरमिन्ड था कि आज आया हूं तो इनको लेकर ही जाऊंगा। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। और यहाँ पर वो जो अन्याय इनके साथ हो रहा था इस लैंडलॉर्ड सिस्टम के द्वारा, उसी को बताने के लिए वो यहाँ पर आए थे। और उन्होंने से किसी लोग ने उन्हें बोला था कि जाइए और गांधी जी से बात करिए, बिकॉज आपकी इस परेशानी का समाधान आपको महात्मा गांधी दे सकते हैं। ही कुड बी द वन जिनसे जाकर आप ये प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हो। तो इसीलिए वो यहाँ महात्मा गांधी से बात करने आए हैं। Gandhi told Shukla that he had an appointment in Kanpur and was committed to the other parts of India। तो महात्मा गांधी ने बोला कि तुम यहाँ पर आए तो हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी मेरी और कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी मेरी और कंफर्मेशन है कहीं और जाने की। पहले यहाँ से मैं कानपुर जाऊंगा और उसके बाद मुझे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जाना है, यानी अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इट इज नॉट ईजी फॉर मी टू कम विद यू राइट नाउ। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला वॉज वेरी डिटरमिन्ड कि नहीं भैया, यहाँ आया हूं तो आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, छोड़ूंगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं। तो जहां जहां महात्मा गांधी जाते गए, वहां पर राजकुमार शुक्ला भी इनके पीछे पीछे चलता गया।
देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद महात्मा गांधी कानपुर जाने के बाद, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जाने के बाद अहमदाबाद वापस रिटर्न कर जाते हैं। अब शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, वो इतना पक्का था, इतना पीछे पड़ा हुआ था कि चलिए अब आप मेरे साथ चलिए, अब आप मेरे साथ चलिए, अब आप मेरे साथ चलिए। तो यहां पर वापस आते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड इन द एक्सपेक्टेंस कि भैया महात्मा गांधी उनके साथ चलेंगे। एंड जब वो बहुत थक गए, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि महात्मा गांधी उनको डेट नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी को अर्ज किया कि सर प्लीज एक डेट फिक्स कीजिए, प्लीज आप मुझे बताइए कि आप मेरे साथ कब चलेंगे, मैं आपके साथ एक बार जाना चाहती हूँ। ठीक है, उसने बोला कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू गो विद यू एंड आई रियली वॉन्ट कि आप भी हमारे साथ चले, तो प्लीज आप बताइए कि आप हमारे साथ कब चलेंगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. तो महात्मा गांधी उस आदमी की tenacity, बेसिकली आप कह सकते हो कि उसके stubbornness को देखकर, उसके nature को देखकर, he got so impressed by it that he decided कि ठीक है, मेरे को इस डेट पे कैलकाटा जाना है और इस डेट के ऊपर मुझे तुम वहां से ले लेना, उसके बाद आई विल अकम्पनी यू, एंड उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे कहां पर, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके चंपारण। Months passed, कुछ महीने निकल जाते हैं, and Shukla was sitting on his haunches at appointed space in Calcutta when Gandhi arrived. और शुक्ला वहीं पर महात्मा गांधी को मिलता है जब वो अपने हिप्स पर बेसिकली बैठा हुआ था, अपने बैक पर बैठा हुआ था। जब महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचते हैं तो वहां पर वो राजकुमार शुक्ला को बैठा हुआ देखते हैं, और वो तब तक महात्मा गांधी का वेट करता है जब तक महात्मा गांधी फ्री नहीं हो जाते। तो वो एक बहुत ही पेशेंट मैन था, जब तक महात्मा गांधी फ्री नहीं हुए वहां पर वो उनका वेट करता है कि भैया जी आप आएंगे, फिर हम आपके साथ जाएंगे। Then two of them boarded a train to the city of Patna in Bihar, और वहां से फिर वो पटना बिहार के लिए एक ट्रेन लेते हैं, और महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला reaches where both of them reach this place called चंपारण in बिहार। ठीक है, अभी चंपारण जाने से पहले रास्ते में बहुत सारे डिस्कशन करते हैं महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के साथ, जहां पर वो उन्हें बहुत सारी चीजें बताते हैं राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को कि दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव बीन फेसिंग टिल नाउ। अब एक बार आप लोग मुझे यहां तक बताएंगे कि इफ द स्टोरी इज क्लियर, ताकि मैं स्टोरी में आगे बढ़ सकूं, सो दैट आई कैन मूव अहेड इन द स्टोरी नाउ। बताओ, समझ में आया? बेटा शेयर क्रॉपर वो लोग होते हैं जो अपना लैंड शेयर करते हैं सामने वाले के साथ एज अ फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो कि rentee. The person is going to pay a rent to the sharecropper, not the sharecropper, sorry, the landlord, and the landlord is going to allow them to have grow crops on their land. समझ में आ गया? ऑल क्लियर, बढ़िया। अब चंपारण के अपने टाउन में लेके जाने से पहले शुक्ला जो थे वो महात्मा गांधी को एक लॉयर के घर पर ले जाते हैं, बिकॉज लॉयर इज द पर्सन जो लॉ एंड ऑर्डर में इनकी हेल्प कर सकते हैं, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद, ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो बाद में हमारे कंट्री के और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टली, एंड उसके बाद इंडिया के भी। ठीक है, सो ही वाज द पर्सन, उस समय तक ये प्रेसिडेंट नहीं थे, उस समय तक ये एक बहुत ही जाने माने लॉयर थे। एंड महात्मा गांधी के साथ ये राजकुमार शुक्ला यहां पर इसीलिए लेकर आते हैं ताकि ये दोनों को मिलवा सके। ऑल्दो दिस मैन राजेंद्र प्रसाद डिड नॉट लाइक द फार्मर्स कमिंग टू देयर हाउस एंड डू ऑल दैट ड्रामा एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए यहां पर ये इन्हें लेकर आते हैं। एंड दे आर सरप्राइज टू सी कि राजेंद्र प्रसाद यहां पर नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन अब यहां पर इन्हें राजेंद्र प्रसाद तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को जानते थे एज अ फॉर्म ऑफ अ पुअर योमैन, बेसिकली अ पुअर फार्मर के नाम से वो उसको जानते थे, जो परेशान करता था, जो ट्रबल करता था उनके मास्टर को। हर थोड़े दिन में इनके पास आ जाता था मदद मांगने के लिए कि साहब मेरी मदद कर दीजिए, हम जैसे लोगों की मदद कर दीजिए, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं।
तो दिस शोज कि उस समय जो इनकी जुडिशरी थी, ठीक है, जुडिशरी वॉज इग्नोरेंट, कि जो जुडिशरी थी वॉज इग्नोरेंट, कि जुडिशरी इनकी बात को सुनती नहीं थी, ये बहुत इग्नोरेंट थी इनकी प्रॉब्लम की तरफ। लॉयर्स उस समय पे शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बिकॉज एवरी टाइम दिस मैन शुक्ला यूज टू कम टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, पीपल यूज टू थ्रो देम अवे, वो उनको वहां से भगा दिया करते थे कि भैया तुम यहाँ पे मत आया करो, तुम हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हो। सो यहाँ पर उन्होंने उनको बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम जमीन पर बैठ जाओ अपने कंपेनियन के साथ, गांधी के साथ, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद से महात्मा गांधी जो उनके साथ आए हैं वो भी एक पीजेंट है। नोबडी न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि महात्मा गांधी कौन थे और उन्होंने अफ्रीका में क्या किया था। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. जब महात्मा गांधी ने उन्हें बोला कि क्या आप मुझे पीने के लिए पानी दे सकते हैं, तो उन लोगों ने महात्मा गांधी को अलाउ नहीं किया पानी निकालने के लिए वेल में से, क्योंकि उन्होंने बोला अगर गलती से भी एल्स अगर उनके पीते पीते हल्की सी ड्रॉप बकेट से वापस से वेल में गिर गई तो जितना भी पूरा का पूरा पानी का सोर्स था या बाल्टी थी या ग्लास था वो सब पोल्यूट हो जाएगा। यानी उस समय पर अनटचेबिलिटी वॉज प्रोमिनेंट। उस समय तक अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज्यादा कॉमन थी, क्योंकि महात्मा गांधी को बोला गया कि हम आपको इस सोर्स ऑफ वाटर में से पानी नहीं लेने देंगे, क्योंकि आपके लिए वे मग्गे में से अगर गलती से भी पानी का ड्रॉप नीचे गिर गया तो हमारा तो पूरा का पूरा पानी पल्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने महात्मा गांधी को पानी भी नहीं पीने दिया। अब वो कहते हैं हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। अब उस समय पे दिस शोज की अनटचेबिलिटी वाज वेरी प्रेवलेंट, वेरी कॉमन, लेकिन द पीपल डिड नॉट नो हु एक्चुअली महात्मा गांधी वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किसी को नहीं पता था कि महात्मा गांधी कौन है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। उस टाइम पे महात्मा गांधी ने पहले डिसाइड किया कि हम ना एक काम करते हैं, वहां मुजफ्फरपुर चलते हैं जो बिहार में ही एक जगह है, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो रास्ते में पड़ता था ऑन द वे ऑफ, ठीक है, ऑन द वे ऑफ, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था मुजफ्फरपुर, ताकि उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, मतलब गिविंग। अब महात्मा गांधी को लगा कि शुक्ला से मैंने कहानी सुन ली, ठीक है, लेकिन शुक्ला की कहानी से हटने के बाद मुझे एक बार बाकी कहानी भी सुननी चाहिए। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, ताकि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी ग्रास्प कर सके, ताकि उन्हें और लोगों से भी सुनने को मिले कि भैया यहाँ पर एक्चुअली पंगा चल क्या रहा है। तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के एक प्रोफेसर थे और जिनको वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे एक बार, तो वो इनके दोस्त बन गए थे। तो उन्होंने जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, एक मैसेज भेजा कि भैया हम वहां पर आ रहे हैं, तो तुम हमें इस जगह पर मिल जाना। तो उनकी ट्रेन रात को मिडनाइट पे पहुंचती है, 15 अप्रैल 1917 की ये उनकी बात है। कृपलानी वहां पर स्टेशन पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर महात्मा गांधी का इंतजार कर रहा था, ठीक है। यहां तक एक बार मुझे बता दो अगर आप लोगों को क्लियर है तो, बिकॉज इसके आगे स्टोरी थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। द स्टोरी इज गोइंग टू गेट ट्रिकी और आफ्टर दिस। ठीक है, मैं यहां तक एक बार डाउट्स ले लेती हूं और अगर पोल है हमारे पास यहां तक तो पोल करते हैं। ये बताओ, वेयर वॉज द ऑथर बॉर्न एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्टिंग, बेटा गिविंग। मैम शुक्ला अपना घर जाने से पहले राजेंद्र प्रसाद के घर कहाँ गए थे या क्यों गए थे? तो बेटा आरती अगर ये पूछ रहे हो कि क्यों गए थे, तो बेटा वहां पर वो बात करने गए थे कि एक बार महात्मा गांधी को अपने घर ले जाएं, उससे पहले एक बार लॉयर के पास ले जाते हैं ताकि वो हमारी पूरी सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दे। लेकिन क्योंकि उनको भी, महात्मा गांधी को भी तो पता लगना चाहिए ना कि लॉयर्स जो हैं वो लोगों का सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अपने ही गाँव के लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बेटा जुडिशरी का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर देखने वाली बॉडीज, लॉयर्स एंड कोर्ट्स। टेनासिटी का मतलब होता है बच्चे उनकी स्टबननेस को देखकर, उनकी दृढ़ता को देखकर। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बच्चे दुख,
मैम राजकुमार शुक्ला को इतना ट्रस्ट क्यों था गांधी जी से? बेटा बिकॉज जब वो वहां जाते हैं बात करने के लिए तो वहां पर किसी ने बोला कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का निवारण महात्मा गांधी कर सकते हैं, तो वो गए उनके साथ। तो वही है ना कि मरता क्या ना करता, तो इंसान को लगा कि एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए इनसे एक बार। लुइस फिशर भी ब्रिटिशर थे, लेकिन वो ऐसे वाले ब्रिटिशर नहीं थे कि जो इंडिया के साथ एक्सप्लॉयटेशन करे। वो खुद ही महात्मा गांधी के डिसाइपल थे, वो खुद ही महात्मा गांधी के शिष्य थे। चलिए आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ बेटा नेहा, क्या डाउट है? मेरे को एक बात बताओ, ये बच्चे जो यहाँ पर बात करते हैं, तुम लोग क्या मतलब यहीं पर ही बात करते हो, या यू गाइज डू नॉट हैव योर पर्सनल लाइक व्हाट मैसेजिंग एप्स? बिकॉज तुम लोग क्लास का सारा डेकोरम बिल्कुल बर्बाद कर देते हो। चलिए, तो हमारे जो ऑथर थे लुइस फिशर, वो कहाँ पैदा होते हैं भैया? वो फिलाडेल्फिया में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 83% बच्चे पायल, सुहानी, हर्षित, हर्ष और शौर्य। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। मैं एक बार देखती हूँ और को हमारे पास कितने सवाल है। बहुत सारे हैं, सवालों की तो कोई कमी नहीं है। क्या है? इंडिका इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ये भी बता दो, ये भी बता दो। इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? अरे भाई गर्मी सी हो रही है यहाँ तो। तो बेटा वो किसी और को काम कराने अगर दे रहे हैं नेहा अपने लैंड के ऊपर, तो उसका वो रेंट तो लेंगे ना। जैसे कोई किराए, जैसे कोई वो है लैंड ओनर है, अगर वो अपना घर किसी और को रहने के लिए दे रहा है तो वो उससे किराया लेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई लैंड ओनर है, अगर वो किसी को अपने लैंड पे काम करने दे रहा है तो वो उससे रेंट वसूलेगा। बेटा मैं चैट ऑफ कर तो दूं, बट देयर आर सर्टेन डाउट्स जो बच्चे चैट में पूछते हैं। क्लियर अनक्लियर मुझे चैट से पता लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि चैट नहीं डिलीट, मतलब बंद नहीं कर पाती हूँ मैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है चैट डिलीट करने, बंद करने में। बुरा क्या लगता है, मेरी क्लास अधूरी लगती है मुझे। इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? तो इट इज फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप 80% बच्चे, भैया क्यों गलती कर रहे हो अभी भी तुम लोग? सुहानी, पायल, राबिया, हर्षित एंड रोशनी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब था। बच्चे ये चैप्टर टोटल 36 पेजेस का है और हम लोग 18 से 20 पेजेस आज की क्लास में खत्म कर देंगे। 13 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला पार्ट करते हैं। आगे वो कहते हैं गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ अ प्रोफेसर मलकानी। अब ये मलकानी कौन थे? ये मलकानी जो थे ये महात्मा गांधी के अंदर जेबी कृपलानी के दोस्त थे, ठीक है। महात्मा गांधी की स्टोरी में ये जेबी कृपलानी जो महात्मा गांधी के दोस्त थे, उनके भी दोस्त थे, ठीक है। Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. यानी बेसिकली देखा जाए तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यानी ये काम कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन रख रहे थे महात्मा गांधी को अपने घर में, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक जंग छेड़ने वाले थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। और महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि उन दिनों में ये एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सी बात हुआ करती थी। अब एक सवाल आता है कि मैम इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या है? तो बेटा एक ऐसा इंसान जो काम कर रहा है ब्रिटिशर्स के लिए, वो एक ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर रख रहा है जो यहाँ पर एक्चुअली ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने आए हैं देश के। उस समय में ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज थी कि आप अपनी नौकरी को खतरे में डालकर
किसी ऐसे इंसान को अपने घर में रख रहे हो जिसको वैसे देश के अंदर देशद्रोही का दर्जा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि उस समय पर ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर का मतलब है टू कीप अ मैन लाइक मी, बेसिकली आप कह सकते हो कि नेशनलिस्ट, एक ऐसा इंसान जो यहाँ पर देश में से ब्रिटिशर्स को निकालने आया है। तो इसे ऐसी हरकत करना बहुत ही डेयरिंग माना जाता था उन दिनों में। In smaller localities, Indians were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. तो बेटा advocates of home rule का मतलब क्या हो गया? People in favor of स्वराज। तो वो कहते हैं छोटी छोटी लोकेलिटीज में वो लोग जो स्वराज का फेवर करते थे, लोग उनसे ज्यादा बातें नहीं करते थे, इस चीज के डर में कि गवर्नमेंट शायद उन्हें उस चीज के लिए पनिश ना करे। तो इस चीज उस समय पे किसी इंसान का मुझे सपोर्ट करना, मुझे अपने घर में 2 दिन के लिए रहने देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि somebody is actually supporting me. द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, यानी बेसिकली ये जो न्यूज थी महात्मा गांधी इनके वहां पर आए हैं, एंड जो किस काम के लिए वो आए हैं, उनके नेचर ऑफ मिशन जब लोगों को पता लगता है तो मुजफ्फरपुर और चंपारण के लोग इन महात्मा गांधी के सपोर्ट में यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए यहाँ पर कोई मसीहा आया है। गुड इवनिंग स्मिति है ना, स्मिता। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. वो सब लोग यहाँ पर अपने मसीहा से मिलने आते हैं, बिकॉज जब लोगों को ये पता लगता है that somebody has come there to help them, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, so the people started to come by foot and on their vehicles यहाँ पर महात्मा गांधी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, so that they could get some sort of support from him. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो मुजफ्फरपुर में अब मीटिंग्स होना शुरू हुई। महात्मा गांधी जी टीचर्स और फ्रेंड, मैम गांधी जी और टीचर्स फ्रेंड्स थे। हाँ बेटा, वो लोग फ्रेंड्स थे बिकॉज वो लोग पहले शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहते हैं मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें शॉर्ट बस स्टोरी सुनाने के लिए, शॉर्ट डिटेल्स देने के लिए महात्मा गांधी ने लॉयर्स को भी बुलाया कि भैया मैंने लोगों की परेशानी तो सुन ली, तुम लोग भी बताओ। ये देख जरा पंडित अनुराग, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले तुम्हें ही बोला था, मैं इग्नोर नहीं करती किसी बच्चे को। ठीक है, कहाँ थे भाई? तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर लॉयर्स को भी बुलाया गया कि भैया आप भी डिटेल दो, आप भी बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट्स, बिकॉज जब भी इनके खिलाफ कोई हियरिंग होती थी तो यही वो लोग थे जो कोर्ट्स में हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते थे। They told them about their cases and reported the size of their fee. तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास इस तरीके के केसेस आते हैं, लोग हमारे पास ये पॉइंट्स लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और ये फी हम इनसे चार्ज करते हैं। तो जब महात्मा गांधी को ये पता लगता है कि यहाँ पर ये जो लॉयर्स हैं यहाँ पर ये लालची हो गए हैं, दे आर आस्किंग फॉर अ बिग अमाउंट ऑफ फीस हियर, तो महात्मा गांधी गेट्स रियली एंग्री ऑन हिम एंड ही चाइडेड द लॉयर्स। तो उन्होंने यहाँ पर आकर लॉयर्स को डांट लगाई कि यहाँ पर तुम मदद के समय में, परेशानी के समय में हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एक तो वैसे ही वहां पर उन लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, एक तो वैसे ही वो एक शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट में फंसे हुए हैं, उनको रेंट पे करना पड़ रहा है, वो दादागिरी भी झेलते हैं ब्रिटिशर्स की, और ऊपर से तुम लोग जो इनकी हेल्प कर सकते हो तो वो भी तुम भी उनसे ज्यादा पैसे मांग रहे हो, तो वो लोग कहाँ जाए? वो तो यहां से भी फंस गए और यहां से भी फंस गए। फ्रॉम विच साइड आर दे गोइंग टू गेट फ्री? गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. इस तरीके से they were helpless. वो कहते हैं इस तरीके से तो तुमने उन्हें दोनों तरफ से निहत्था कर दिया, ना तो वो शेयर क्रॉपर्स की कोई हेल्प ले पा रहे हैं और तुम लोग जो उनकी मदद कर सकते हो तुम लोग भी उनसे इतने ऊंचे ऊंचे रेंट पैसा मांगते हो। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. तो महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो मेरा मानना ये है, तुम लॉ कोर्ट्स जाना ही छोड़ दो। ठीक है, वो कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना तुम लॉ कोर्ट्स जाओगे, ना लॉयर्स को केस मिलेगा, ना लॉयर्स उस सिचुएशन का ओवर फायदा उठाएंगे। ठीक है ना बेटा, इट इज अ वर्ब। ठीक है, नहीं बेटा आज कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इसे ना वो इस चीज का फायदा उठाएंगे, ना फायदा उठाएंगे तो ना उनके पास ज्यादा फीस आएगी, अपने आप बेचारे वो भी कंगले हो जाएंगे। तो इसे मैं फार्मर्स को ये कहता हूं कि तुम लॉ कोर्ट जाना ही छोड़ दो। जहां पर जिस टाइम पर
क्या बोल गया ये बच्चा? टेढ़े मेढ़े गांधी जी के टाइम में बिकते थे क्या? हे भगवान, क्या पढ़ लिया मैंने। अब वो कहते हैं आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना ही छोड़ देना चाहिए। इसे लॉ कोर्ट्स जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपकी परेशानी का कोई समाधान वहां पर आना तो है नहीं। बेटा विराज डाउट बताओ, मैं आंसर देती हूँ, ठीक है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, तो इससे कोई फायदा तो होता नहीं है। इतनी ऊंची ऊंची फीसें जो तुमसे चार्ज करते हैं वो तुम दे नहीं सकते, तो जाओ ही मत, कोई फायदा ही नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। इसे जहां पर बेचारे पीजेंट्स इतने ज्यादा क्रश्ड हो, इतने ज्यादा दबे हुए हो, इतने ज्यादा डरे हुए हो, तो वहां पर लॉ कोर्ट्स का कोई यूज ही नहीं है। वहां पर वो लॉ कोर्ट्स बिल्कुल यूजलेस हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उन लॉ कोर्ट्स का। The real relief for them is to be free from fear। तो इसे अगर उन लोगों को फ्री कराना है तो उनको ये डर से फ्री कराओ कि हम लॉयर के पास जाएंगे तो वो हमसे पैसा मांगेंगे, हमारे अपने लैंड ओनर के पास जाएंगे तो वो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसे लोगों को फ्री कराना है तो उनको उनके डर से फ्री कराओ, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by English tenants, Indian tenants। तो वो कहते हैं जितना भी लैंड था, जितना भी arable लैंड था, बेसिकली आप कह सकते हो कि उपजाऊ लैंड था, जिसे आप क्या कह सकते हैं, फर्टाइल लैंड। वो कहते हैं जितना भी फर्टाइल लैंड था वो मोस्टली कौन ओन करते थे? वो लैंड ओन करते थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर लार्ज एस्टेट्स में, यानी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में वो लैंड डिवाइडेड था, और वो प्रॉपर्टीज ओन करते थे इंग्लिशमैन, और वहां पर इंडियन लोग जो थे काम किया करते थे, जैसी अरेंजमेंट मैंने आपको बताया। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। वहां पर जो मेन क्रॉप वो लोग उगाते थे वो क्या थी? वो इंडिगो थी। तो द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 3/28 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने वहां पर अब फोर्स करना शुरू कर दिया था टेनेंट्स को, यानी जो उनके फार्मर्स थे, कि तुम एक काम करोगे, तुम अपने लैंड के 3/28 के ऊपर, ठीक है, या 15% लैंड के ऊपर क्या करोगे? सिर्फ इंडिगो उगाओगे, और जितना भी इंडिगो तुम उगाओगे उसको गिव अप कर दोगे, ठीक है। जितना भी इंडिगो तुमने उगाया तुम सारा का सारा इंडिगो गिव अप कर दोगे एज अ रेंट, ठीक है। हम तुमसे रेंट नहीं वसूलेंगे अलग से, तुम वो जितना भी क्रॉप होगा उसको दे दो एज अ फॉर्म ऑफ रेंट। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पहली चीज तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, ये 10-10 साल 15-15 साल इतना टाइम बच्चे इनके कॉन्ट्रैक्ट का हुआ करता था। अब अगर मैं बात करती हूं इंडिगो की, तो बच्चे इंडिगो एक बहुत ही हैवी क्रॉप है, ठीक है। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक बहुत ही हैवी क्रॉप है। हैवी क्रॉप होने का मतलब ये है इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, टेक्स अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी। तो क्या होता है, ये सॉइल की बहुत ज्यादा फर्टिलिटी को कंज्यूम कर लेती है, और 1 साल जहां पर आपने इंडिगो उगाया होता है ना, उसके अगले साल, ये देख जरा भाई आलन बहादुर सिंह, मेरे को मोमोज खाने का मूड मत बनाओ। महात्मा गांधी ने तुम्हारा मोमोज खाने का मूड बनाया हो नहीं बनाया हो, मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वो कहते हैं कि इंडिगो जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी सॉइल की अब्सॉर्ब कर लेता है। अब होता क्या है, जब आपने एक बारी इतनी ज्यादा फर्टिलिटी अब्सॉर्ब कर ली तो नेक्स्ट ईयर उस लैंड के ऊपर अब आप क्रॉप नहीं उगा सकते, वो बिल्कुल बैरन लैंड बन जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल, थैंक यू बेटा अनुराग, वो क्या बन जाता है, वो बिल्कुल ही बंजर जमीन बन जाती है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है, मान लो इनका इतना बड़ा लैंड है, अब इस लैंड के 15% पे, इस लैंड के ऊपर पहले उन्होंने इस साल इंडिगो उगाया, अगले साल के लिए ये वाला लैंड जो है ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, इस लैंड पर कुछ नहीं उग सकता। तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हें यहां पर इंडिगो उगाना पड़ेगा। चलो उन्होंने यहां पर इंडिगो उगा लिया, फिर ये लैंड भी यूजलेस हो गया, फिर वो इस लैंड के ऊपर इंडिगो उगाएंगे। तो मतलब इस तरीके से धीरे 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 करके उनका जो मेजॉरिटी लैंड है वो सिर्फ इंडिगो उगाने में लग जाता है, बिकॉज इंडिगो के उगाने के बाद कम से कम 1.5 ईयर आप मान के चलो कि इनके लैंड को लगता था अपनी फर्टिलिटी वापस से रीगेन करने के लिए, तब तक वो लैंड बिल्कुल बर्बाद हो जाता था उनके लिए, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता था उस लैंड का। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए 15% करते हुए इनका पूरा लैंड बर्बाद होना शुरू हो जाता था, और लोगों को इस चीज में कोई भी रिस्पाइट नहीं थी, लोगों को इस चीज के अंदर कोई भी
वो नहीं था, फायदा नहीं हो रहा था इस सिचुएशन में। प्रेजेंटली जो लैंडलॉर्ड्स थे, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें ये पता लगता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाया है, बेसिकली आर्टिफिशियल कलर बना लिया है। अब यहाँ पर ये कलर इन लोगों को इंडिया से महंगा पड़ता था, वहां तक लेकर जाना, फिर उसको यूज करना, मैन्युफैक्चर करना, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी इसमें आते थे। जब उन्हें ये पता लगता है कि आर्टिफिशियल कलर बन गया है तो दे फाउंड अ चीपर वर्जन। तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया वालों का जो ये शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट है अब इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम ये शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट खत्म कर देते हैं। लेकिन ये ब्रिटिशर्स थे, इतनी जल्दी हार मानने वाले तो थे नहीं। इन लोगों ने दिमाग लगाया और इन्होंने एक अग्रीमेंट निकाला। ठीक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट निकाला और अग्रीमेंट में इन लोगों ने ये बोला कि कोई भी शेयर क्रॉपर जो अपना लैंड हमसे फ्री करवाना चाहता है, ठीक है, वो कहते हैं कि आप में से कोई भी अगर अपना लैंड हमारे से फ्री कराना चाहता है तो आप लोगों को हमें पैसा देना पड़ेगा, आप लोगों को हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी अपने लैंड को रिलीज कराने के लिए, इस 15% अरेंजमेंट से बाहर आने के लिए। तो कई शेयर क्रॉपर्स जो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे इस अरेंजमेंट से बाहर आने के लिए, वॉज अर्कसम, जिनके लिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया, ये अग्रीमेंट साइन कर दिया और एक कंपनसेशन अमाउंट पे कर दिया कि आप एक काम करो, अब आप हमारा काम जो है, आप हमारा लैंड जो है वो फ्री कर दो, ये लैंड अब हमारा हो गया, आप हमसे पैसा ले लो और हमारा लैंड हमें वापस दे दो। तो यहां पर दो प्रॉब्लम्स हुई बच्चे कि एक तो लैंडलॉर्ड्स को फायदा होगा सिंथेटिक इंडिगो से, वो फायदा तो वो लोग उठाएंगे ही। दूसरा फायदा वो लोग यहां से उठाएंगे कि उन लोगों को लैंड वापस देने का कुछ नहीं करना, वो तो डबल फायदे में चले गए, देवर ऑन द डुअल प्रॉफिट साइड। ठीक है, तो यहां पर जो डुअल प्रॉफिट था वो किसको होने लगा, वो ब्रिटिशर्स को होने लगा। एक तो उनको सिंथेटिक इंडिगो भी सस्ते रेट पर मिल गया, ऊपर से ये लैंड उनको देने के लिए इनको पैसे भी मिल गए। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे व्हेन पीपल कम टू नो, जब लोगों को धीरे धीरे पता लगता है कि भैया ये हमारे साथ क्या हुआ है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि भैया हमारा तो पागल बन गया। Those who resisted, जो लोगों ने इस चीज के अगेंस्ट बोला कि भैया हम तो पैसा नहीं देंगे, हमारा लैंड फ्री कराने के लिए कि हम ही पैसे दें, उन लोगों ने लॉयर्स को हायर कर लिया। तो लैंडलॉर्ड्स ने थग्स को हायर कर लिया, उन्होंने गुंडे हायर कर लिए कि बेटा ऐसे कैसे, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने गुंडे उठा लिए कि भैया हम तो तुम्हें पिटवाएंगे। तो जब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो बन गया है, एक नकली इंडिगो बन गया है, और इसी वजह से हमारा लैंड ये लोग छोड़ने को रेडी हो गए हैं, और ये अपना फायदा देखने के लिए हमसे गलत पैसा हमसे ले रहे हैं, हमसे झूठा बोलकर पैसा ले रहे हैं, तब इन लोगों को गुस्सा आता है। जब ये इलिटरेट पीजेंट्स को पता लगता है कि उन्होंने पैसा साइन कर दिया है और गलत तरीके से पैसा इनका चला गया है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने डिमांड किया कि भैया हमारा पैसा हम लोगों को वापस कर दो। नाउ दैट वाज द मेन प्रॉब्लम जिसके लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के पास आया था कि हम लोगों से झूठ बोलकर पैसा ले लिया गया, ये बोलकर कि अब तुम्हारा लैंड हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, हम तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। तो इसे अब जब हमें, ओ भाई आलन बहादुर बस कर दे भाई, बस बस, बहुत ज्यादा ही इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, क्या बोलूं मैं। हाँ बेटा पहनते थे, क्या बोल गई। तो इसीलिए अब उन लोगों ने ये डिमांड किया कि भैया हम लोगों को हमारा लैंड वापस चाहिए या हम लोगों से हमारा पैसा वापस दिलवाओ, बिकॉज उन लोगों ने झूठ बोलकर हमसे हमारा पैसा छीन लिया है। दे हैव टेकन आवर मनी बाय टेलिंग अस अ लाई, उन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। एट दिस पॉइंट महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण आ चुके थे और वो इसी प्रॉब्लम में यहां पर आकर लोगों का सपोर्ट करने वाले हैं। अब उन्होंने सबसे पहले यहां पर आकर जो फैक्ट्स थे उनको इकट्ठा करने की शुरुआत करी कि भैया यहां पर पहले मैं एक बार लोगों की परेशानी को देख तो लूं कि इन्हें हो क्या रहा है, एक्चुअल परेशानी लोग फेस क्या कर रहे हैं। बस एक सेकंड देना, मैं बाल बांध रही हूँ बिकॉज पता नहीं है एसी ठंडी हवा नहीं दे रहा और मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं चैप्टर आज निपटा दूंगी। इफ यू गाइज आर रेडी तो मैं चैप्टर आज ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि हम लोग 20वें पेज तक हैं, 36 पेज का चैप्टर है टोटल। इफ यू गाइज आर रेडी आई कैन फिनिश द चैप्टर टुडे इटसेल्फ, आज ही निपट जाएगा ये, अगली क्लास में जाएगा ही नहीं। करते हैं तो देखते हैं।
हाँ बेटा यही ऐसा कुछ नील पेन ही उठाया मैंने आज, मेरा मन कर रहा था कुछ अलग कलर से लिखने का। तो सबसे पहले महात्मा गांधी फैक्ट इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाते हैं कहां पर, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास कि भैया तुम बताओ कि तुम्हारी वजह से हमारे देश में चल क्या रहा है। तो सेक्रेटरी ने बताया कि वो किसी भी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो यहां पर उन्होंने एक एक्सक्यूज लगा दिया कि भैया देखो तुम्हें मैं जानता हूं या नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा बिकॉज तुम एक आउटसाइडर हो, यू डू नॉट लिव हियर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आंसर। गांधी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। उन्होंने बोला कि भैया आउटसाइडर होगे तुम, मैं आउटसाइडर नहीं हूं, मुझे मेरे देश में आउटसाइडर मत बोलो, ठीक है। तो ही सेज कि आई डोंट नो यू, ही सेज आई एम नो आउटसाइडर, आई एम अ पर्सन ऑफ दिस कंट्री और मैं यहीं रहता हूं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। जब वहां पर सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, तो अब वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास ऑफ द तिरहुट डिवीजन। ये वो तिरहुट डिवीजन बेसिकली है, तिरहुट जिला वो पड़ता था जिसके अंडर चंपारण का डिस्ट्रिक्ट आता था। अब यहां पर महात्मा गांधी बताते हैं कि जब मैं कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर से बात करने, क्या बोल गया ये, हाँ बेटा हाँ करते थे बेटा, गीजर वाला पानी इस्तेमाल करते थे ठंड में, बिल्कुल बिल्कुल करते थे, और वो म्यूजिक सिस्टम में लगा के गाने भी सुनते थे, ऐसा भी बोल लो। गर्मी सी हो रही है यार, एक सेकंड दो मेरे को। पावर चिल ऑन है लेकिन पावर चिल से बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा। चल जा भाई, ठंडी हवा दे दे। ठीक है चलो, अब वो कहते हैं जो कमिश्नर था प्रोसीडेड टू बुली मी। उन्होंने बोला जब मैं उसके पास गया तो उसने तो मुझे बुली करा कि तुम तो निकल जाओ यहां से वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बेटा सुमित ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड एडवाइज्ड फॉरविद टू लीव तिरहुट। उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, अब आप तिरहुट डिवीजन छोड़ के ही चली जाइए, आप यहाँ तिरहुट डिवीजन में रहना भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज अगर आप यहाँ रहे तो यू हैव टू फेस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन महात्मा गांधी को जब बोला गया आप चले जाओ, महात्मा गांधी नहीं जाते, यानी वो सारे थ्रेट्स को बायगॉन कर देते हैं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, लेकिन यहां ना जाकर वो मुजफ्फरपुर से कहां चले जाते हैं, वो मोतीहरी चले जाते हैं जो कैपिटल था चंपारण का, यानी डिस्ट्रिक्ट का भी अपना छोटा सा कैपिटल हुआ करता था। अब उस समय पे महात्मा गांधी को बहुत सारे लॉयर्स ने भी फॉलो किया, एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे जानकर कि उस समय पे राजेंद्र प्रसाद भी महात्मा गांधी के साथ चल पड़े थे। ये वही राजेंद्र प्रसाद थे जिनके सर्वेंट्स ने महात्मा गांधी एंड हमारे राजकुमार शुक्ला को जमीन पर बिठाया था। नाउ द सेम मैन राजेंद्र प्रसाद वाज अकम्पनिंग महात्मा गांधी, क्योंकि ही ऑल्सो रियलाइज कि जो महात्मा गांधी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी, क्योंकि इस समय तक ये खबर फैल चुकी थी कि महात्मा गांधी एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, ठीक है, मास ऑफ पब्लिक, बहुत सारे लोग महात्मा गांधी का इंतजार करते हैं मोतीहरी पर, और वहां से वो एक घर में चले जाते हैं, एक घर लेते हैं वहां पर जिसको वो अपना हेड क्वार्टर्स बनाते हैं, और वहां रहकर अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे। और उसी दौरान महात्मा गांधी को एक रिपोर्ट आती है कि एक पीजेंट जो है उसको मैलट्रीट किया गया है, उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, उसके साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट, रॉन्गली ट्रीट किया गया है उसको एक नियर बाय विलेज में। तो महात्मा गांधी को लगता है कि ये इशू तो मुझे खुद के हाथ से देखना ही चाहिए, आई नीड टू गो देयर एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा और खुद इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा। तो अगले दिन वो एलिफेंट के ऊपर बैठकर अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं पास के विलेज में जाने के लिए, उस आदमी की प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, उस प्रॉब्लम को जाकर सॉर्ट करवाने के लिए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town. Gandhi did not leave. तो यहां पर क्या होता है, जब वो आगे जा ही रहे थे और बहुत आगे नहीं पहुंचे थे, उतने में ही, अरे बस करो यार, यू गाइज आर एक्चुअली नॉट, मजाक एक लिमिट तक अच्छा लगता है ना, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग अहेड एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एथिकली राइट, तो बस कर दो भाई, जो मजाक था वो मजाक में हो गया, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बस हो जाओ।
ठीक है, तो अब क्या होता है, he did not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. Gandhi did not leave. अब वो क्या कहते हैं, अब वो आगे थोड़ा सा गए ही थे कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट की तरफ से एक मैसेंजर आता है और उन्हें रास्ते में ही रोक देता है, ठीक है, स्टॉप्ड इन बिटवीन, उनको वहीं रास्ते में रोक देता है और रास्ते में रोक कर उन्हें बोलता है कि आप यहां से वापस चले जाइए, ठीक है, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एंड महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, और इसकी वजह वो क्या करते हैं, वो मोतीहारी चले जाते हैं जो कैपिटल था चंपारण का। ये तो लाइन रिपीट से नहीं हो गई, ये रिपीट हो रही है, ठीक है। अब ये इंस्टेड ही प्रोसीडेड वाली लाइन भी हटेगी। तो मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब यहां पर जब महात्मा गांधी को बोला गया कि आप जिस कैरियज में आए हैं आप उसी कैरियज में बैठिए और वापस चले जाइए, बिकॉज हम आपको इससे आगे नहीं जाने देंगे, ये चीज आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। गांधी जी कंप्लाइड, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया नहीं, ये तो चीज मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इतनी आसानी से घर जाने से रहा, आई एम नॉट गोइंग टू गो होम। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा वापस, डू एनीथिंग दैट यू वांट। तो यहां पर मैसेंजर ने क्या किया, महात्मा गांधी को वापस उनके घर लेकर आया, जिस जगह पर उनका हेडक्वार्टर था, वहां पर उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया और उस ऑफिशियल नोटिस में लिखा था कि आप चंपारण क्विट कर दीजिए इमीडिएटली। एंड दिस इज एन ऑफिशियल नोटिस, ये कोई ऐसा नॉर्मल नोटिस नहीं है, ये प्रॉपर इन्होंने क्या किया, ये एक प्रॉपर नोटिस दिया कि आप आज के आज चंपारण छोड़कर चले जाइए, वरना आपको इस चीज के भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो गांधी जी ने एक रिसीट साइन करी कि ये नोटिस के लिए, और लिखा कि वो इस ऑर्डर को डिसोबे कर देंगे। उन्होंने बोला कि देखिए मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं इस ऑर्डर को डिसओबे कर दूंगा, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस ऑर्डर, विच मीन्स आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू लीव चंपारण। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन, उन्हें यहां पर एक ऑफिशियल बुलावा आ जाता है कि आ जाइए भैया जी। ओ भाई साहब क्या हो गया, उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि आप कोर्ट में आ जाइए, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक ऑफिशियल नोटिस को सुना नहीं है, आपने एक ऑफिशियल नोटिस को डिसोबे किया है, और इस ऑफिशियल नोटिस को डिसोबे करने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपके ऊपर एक प्रॉपर कोर्ट का ट्रायल किया जाएगा। अब ये बच्चे एक ऐसी सिचुएशन थी कि महात्मा गांधी को कोर्ट के ऊपर चैलेंज कर दिया गया है, एंड देयर वर फुल चांसेस कि उस दिन पे महात्मा गांधी को जेल भी हो सकती थी। ही कुड हैव बीन जेल्ड एंड उसके बाद मे बी ही कुड नॉट हैव इवन कम आउट ऑफ द जेल, और देयर वर फुल चांसेस कि वो सिचुएशन में बुरे तरीके से फंस सकते थे। मे बी इट वुड हैव बीन द लास्ट टाइम जब महात्मा गांधी चंपारण के लिए कुछ कर पाते। तो उन्हें कोर्ट बुला लिया गया था एंड उनका फ्यूचर जो था वो अनसर्टेन हो गया था। नोबडी न्यू कि अब उनके फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है। मे बी द पुलिस है वो उन्हें डिटेन कर ले और उनको जेल में ही रखे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी अब पूरी रात जागते हैं और प्लानिंग करते हैं कि करना क्या है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि भैया आप बिहार आ जाइए और अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को यहाँ पर ले आइए, बिकॉज हमें जरूरत पड़ सकती है आपकी। उन्होंने अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेज दी कि जस्ट इन केस वापस नहीं आते तो क्या क्या काम करना है, और उन्होंने वाइसरॉय ऑफ द कंट्री को भी एक प्रॉपर रिपोर्ट भेजी कि देखिए भैया ऐसा ऐसा यहाँ पर होने वाला है, तो एटलीस्ट पीपल शुड गेट टू नो दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन चंपारण। और अगले दिन सुबह जब महात्मा गांधी की हियरिंग थी तो द टाउन ऑफ मोतीहारी वाज ब्लैक विद पीजेंट्स। और बच्चे ब्लैक विद पीजेंट्स का मतलब होता है फिल्ड विद पीजेंट्स। और अगले दिन महात्मा गांधी का सपोर्ट करने के लिए आसपास के सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। यानी दैट वाज द पावर ऑफ महात्मा गांधी, दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर सो मेनी पीपल हु केम देयर टू सपोर्ट महात्मा गांधी, बिकॉज महात्मा गांधी वाज द ओनली स्पोक्स पर्सन जो उनके बिहाफ पर इतने सारे लोगों के लिए, इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए रेडी थे। ही वॉज द ओनली मैन देयर जो उस समय पर इन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। एंड मोतीहारी के लोगों और जो चंपारण के लोग थे उनको रियलाइज हुआ कि नाउ दिस इज द टाइम जब हम लोग अपना सपोर्ट महात्मा गांधी को दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो अब आप लोगों को बताना है why was मोतीहारी black with peasants? ऑप्शन है because of the people's right, because of oppression of British, because their champion was in trouble, या none of the above. मैम इंग्लिश के लिए सैंपल पेपर लेना पड़ेगा, अगर हाँ तो कौन सा मैम प्लीज बता दीजिए बेटा. इन दिस केस इफ यू नीड टू परचेज एनी ऑफ द सैंपल बुक गो अहेड विद द 10 ईयर 10 ईयर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक लेना. हाँ बेटा इफ आई गेट टाइम. मैम एक्चुअली हुआ क्या था उस मनी को लेकर, और उनका लैंड वापस नहीं दिए थे क्या? बेटा नहीं, लैंड वापस दे दिया था, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको आप ही का लैंड लेना है वापस तो उसके लिए क्या आप पैसे दोगे? मतलब इनको गलत तरीके से इनसे पैसा लिया गया था. इंडिगो बच्चे एक क्रॉप है, हाँ ले सकते थे, बट उस समय पे राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एज फेमस एज ही बिकेम नाउ. 1917 की बात है बेटा. थैंक यू बच्चे. चलो अब बता दो आंसर इसका. आसान सा आंसर है, खत्म हो जाएगा चैप्टर मुझे लग रहा है आज. अरे वाह बेटा नैन्सी थैंक यू. नहीं बट सैम्पल पेपर करना, ये मत करना कि तुम्हें सैम्पल पेपर की जरूरत नहीं है. सैम्पल पेपर की जरूरत तुम लोगों को है, सबको है. जितना पढ़ाया उसको चेक भी तो करोगे ना. चलो तो करेक्ट आंसर है कि उनका जो चैंपियन थे वो ट्रबल में थे. ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है. 53% बच्चे क्या गलती कर दी तुम लोगों ने? 20% ने बी किया. क्यों भाई? पायल, सोनित, हर्षित, शौर्य, खुशी. ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है. चलो आगे करते हैं. अब इतने सारे पीजेंट्स महात्मा गांधी के लिए रेडी बैठे हैं भैया. अब ये चीज देखकर ब्रिटिशर्स जो थे वो डर गए. अब वो कहते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, अपार्थाइड के लोगों की किस तरीके से मदद करी थी. नोबडी न्यू इट. किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है. उनको बस ये पता था कि महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान है जो उनको तब हेल्प करने आए जब वो ट्रबल में थे. तो इनका जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, मतलब उनका जो ऑन द स्पॉट एंथुजियाज्म था, वो चीज देखकर इन थाउजेंड मतलब हजारों के नंबरों में वो लोग महात्मा गांधी के सपोर्ट में आए थे. ब्रिटिशर्स ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. उनके तो भैया सिट्टी बिट्टी हो गई गोल. देवर लाइक कि आए बैंगन, अब क्या करें हम. अराउंड द कोर्ट हाउस दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर फ्रॉम ब्रिटिश. और वो पहला साइन था कि जो लोग हैं वो पहली बार फ्री होना चाहते हैं फ्रॉम द फियर जो उनके मन में था ब्रिटिशर्स का. तो यहाँ पर बच्चे जो पावर ऑफ यूनिटी महात्मा गांधी ने पहली बार दिखाई थी लोगों को, कि अगर आप सब लोगों का कॉज एक है, अगर आप सब लोगों का जो एक आइडिया है वो सेम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में. ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. अब लोगों को, अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो नंबर में कम, क्योंकि वो लोग तो कोर्ट में जितने होते हैं उतने ही थे. दे वर नॉट रेडी. दे वर लाइक कि भैया अब हम क्या करें, हम तो फंस गए सिचुएशन के अंदर, हजारों की तादाद में लोग हैं. हमने महात्मा गांधी के रिगार्डिंग एक नेगेटिव ऑर्डर दिया नहीं कि आज इस कोर्ट रूम में जितने के जितने लोग हैं वो सब मर के जाएंगे वापस, जिंदा कोई जाएगा नहीं घर पे. तो दे फेल्ट वेरी पावरलेस. वो बिल्कुल ही क्राउड को नहीं हैंडल कर पा रहे थे. तो उन्हें ना चाहते हुए भी महात्मा गांधी की मदद लेनी पड़ी उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को हेल्प करने के लिए. He helped them to regulate the crowd. उन्होंने उन्हें हेल्प करा मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उस क्राउड को. He was polite and friendly. और महात्मा गांधी ने बड़े ही प्यार से, बड़े फ्रेंडली तरीके से अपने क्राउड को हैंडल किया. दिस शोड, लेकिन यहां पर इससे ये पता लगा दैट ब्रिटिशर्स could not do anything without महात्मा गांधी. एमजी लिख रही हूं, ठीक है. तो वो बिल्कुल महात्मा गांधी के बिना कुछ भी नहीं कर पाते. उन लोगों को ये चीज रियलाइज हो गई थी. He was giving them a concrete proof. उन्हें क्लियर प्रूफ दे रहे थे कि that their might, कि ठीक है, their power here to
dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians. उन्होंने बोला कि तुम्हारी ये जो माइट है, तुम्हारी ये जो पावर है ना, इसको here to dreaded, जिससे लोग एक्चुअली फियर करते थे, तुम्हारी पावर टिल नाउ जिससे लोग आज तक डरते थे, अनक्वेश्चनड थी, वो इंडियंस हम लोग चाहें तो तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीबडी है. The government was baffled. They were surprised कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. How has all this happened? The prosecutor questioned the judge to postpone the trial. तो जो पब्लिक लॉयर था, यानी जो ब्रिटिशर्स की साइड से लॉयर आए थे, उन्होंने ये भी बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, इसे आगे कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, आज तो ये ट्रायल नहीं हो सकता. तो लेकिन तो अथॉरिटीज ने बोला कि भैया हम ऐसे कैसे कैंसिल कर दें, हमें तो हमारे सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी, आज हम ये केस कैसे ना करें. तो यहां पर महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, ये प्रोटेस्ट में डिले नहीं होगा, आपने मुझे आज कोर्ट बुलाया है तो जो भी डिसीजन होगा वो आपको आज ही लेना पड़ेगा. अब महात्मा गांधी ने डिले क्यों नहीं चाहते थे, बिकॉज अगर गलती से भी डिले आता तो इतने सारे लोगों को वापस इकट्ठा करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लोग भी शायद नहीं आते या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती. अब जो हो रहा है वो इस समय पे हो सकता है. तो महात्मा गांधी ने बोला कि देखो आज के आज ही ट्रायल होना चाहिए, मैं इस ट्रायल को कल पे शिफ्ट नहीं करूंगा, जस्टिस देना है तो आज दो, जो करना है आज करो, ये कल पे नहीं जाएगा. He read a statement pleading guilty. ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया मैं मानता हूं कि मैं गिल्टी हूं, मैं मानता हूं मैं गलत किया. वो कहते हैं मैं आई वॉज इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. बेटा बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है. वो कहते हैं कि देखो मैं माफी चाहता हूं, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, मगर मैं आपको बताऊं मैं हूं इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. ठीक है, वो कहते हैं कि मैं कहां पर हूं, मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पर आई एम इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मैं अपने कर्तव्यों के बीच में फंसा हुआ हूं. ही सेज एक तरफ मैं एक बैड एग्जांपल नहीं सेट करना चाहता कि मेरे को लॉ ने बोला कि चले जाओ लेकिन मैंने लॉ तोड़ दिया. ही सेज ऑन द अदर हैंड अगर मैं नहीं करता तो मैं अपना ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस को भी नहीं छोड़ सकता. ही सेज एक तरफ है मेरा लॉ और दूसरी तरफ है मेरे लोग. ठीक है, ही सेज दूसरी तरफ है मेरी इंसानियत, इंसानियत के नाते जो मैं यहाँ पर लोगों के लिए काम कर रहा हूं उस काम को भी मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, वो मेरी नेशनल सर्विस है. एक तरफ मेरे लोग हैं और एक तरफ मेरा लॉ है. तो ही सेज मैं लोगों के लिए गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता. He disregarded the order. तो उन्होंने बोला कि भैया मैं इस ऑर्डर को डिसरिगार्ड करता हूं. He says इसीलिए मैंने आपके ऑर्डर को डिसोबे किया, क्योंकि अगर मुझे चॉइस मिलती है लॉ के अंदर और अपने लोगों की सर्विस के अंदर, तो मैं यहाँ पर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं आपके लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता. He says इट इज नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी. ये मैंने इसीलिए नहीं किया कि मैं आपके लॉ की इज्जत नहीं करता. He says मेरे मन में आपके लॉ के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन उस लॉ से भी ऊपर है मेरी ओबीडियंस टू दी हायर लॉ. ठीक है, ही सेज लेकिन उससे भी ऊपर है मेरी कंसाइंस, उससे भी ऊपर है मेरी कॉन्शियसनेस. ही सेज जिसको मैं धोखा नहीं दे सकता. ठीक है, वो कहते हैं मेरी कंसाइंस, मेरी कॉन्शियसनेस, माय एबिलिटी ऑफ थिंकिंग राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, एबिलिटी टू थिंक ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मॉरल्स. He says लॉ से ऊपर है मेरे मॉरल्स, और मेरा मॉरल मुझे ये कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर रुकना है और अपने लोगों का फायदा करना है, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा. आई विल रिमेन हेयर, मैं यहीं पे रहूंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा. तो कई बच्चा पूछ रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का है क्या है. तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम, परेशानी, कंफ्यूजन. तो ये सेज मैं अपनी ड्यूटीज की कंफ्यूजन में हूं कि एक तरफ तो मेरे देश का लॉ है जिसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी एक लॉयर हूं. तो एक लॉयर होने के नाते मैं खुद ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं अलाऊंगा अपने आप को कि मैं अपने देश के लॉ का डिसरिस्पेक्ट करूं. ही सेज लेकिन इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है, इससे बड़ी भी बात मेरे लिए ये है कि मैं अपने देश के लॉ को जितना प्यार करता हूं उससे ज्यादा मैं अपने देश के लोगों को प्यार करता हूं. ही सेज और उनके लिए मुझे यहां पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई एम हेयर बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ करने आया हूं. आई एम वर्किंग फॉर देम. एंड अगर मेरे लिए अपने लोगों को और अपने लॉ में से चूज करने की बारी आएगी तो मैं अपने लोगों को मानूंगा. लेकिन हाँ, ही सेज मैं एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता, इसीलिए जो भी पेनल्टी, जो भी फी मुझे देनी पड़ेगी वो मैं देने को रेडी हूं, मगर मैं लॉ को
भी गलत नहीं बनाना चाहता, मैं अपने लोगों को भी गलत नहीं बनाना चाहता। तो जो मैजिस्ट्रेट था यानी जो जज था उन्होंने अनाउंस किया दैट ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस। उन्होंने बोला कि जो उनका सेंटेंस है यानी जो उनकी सजा है वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद सुनाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी टाइम चाहिए कि अगर आज महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, इफ महात्मा गांधी गेट्स अरेस्टेड टुडे, तो उस दिन फॉर श्योर जलजला आ जाता है एंड ऑल दोस पीपल वुड हैव बीन किल्ड, वो फॉर श्योर था। तो दे वर सो स्केयर्ड टू गिव एनी रॉन्ग डिसीजन अगेंस्ट महात्मा गांधी, तो इसीलिए ऑल ऑफ देम स्टॉप्ड कि हम 2 घंटे बाद देंगे। एंड गांधी जी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेल रेडी करा लीजिए, आप अपनी बेल रेडी करा लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पनिश यू, बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ पनिशिंग महात्मा गांधी दैट डे। गांधी रिफ्यूज, उन्होंने बोला कि नहीं भैया मैं क्यों अपनी बेल रखवाऊं, तुमको मुझे फ्री करना तो तुम लोग मुझे फ्री करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू बी द वन जो अपनी खुद की बेल फर्निश करवाएंगे। तो जज ने बोला कि भैया तुम जाओ, हम तुम्हें बिना बेल के ही रिलीज कर देंगे। तो वो केस वहीं पर खोल दिया गया, छोड़ दिया गया, ड्रॉप। बिल्कुल सही बात है बेटा कोमल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एकता में शक्ति। एंड वहां पर ही उन्हें रोक दिया गया। वेरी गुड बेटा देवाशीष, उनको वहीं पर रोक दिया गया कि हमें कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है आप कीजिए। एंड यहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी को बिना बेल के ही छोड़ दिया कि तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी। When the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. उन्होंने वहां पर कोर्ट में जाकर ये बोला कि मैं अगले कुछ दिनों के लिए जजमेंट नहीं दूंगा। तो द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ये कोर्ट आज यहीं पर समाप्त होता है, महात्मा गांधी फ्री हैं। और उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि आप फ्री रह सकते हैं, हमें आपको जेल में नहीं डालना है, बिकॉज अगर उस दिन महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया होता तो all these people would have been killed. That was the power that Indians had shown that day in front of Mahatma Gandhi and the people there. अब उस दिन जो लोग वहां पर आए थे वो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड बहुत सारे प्रोमिनेंट, बहुत सारे फेमस लॉयर्स को महात्मा गांधी ने उस दिन इकट्ठा कर दिया था। ये सब लोग महात्मा गांधी के लिए उस दिन वो केस लड़ने आए थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, यानी दे आप कह सकते हो कि टॉक्ड टू हिम, उनकी महात्मा गांधी से बात होती है। एंड अब यहां पर महात्मा गांधी ने उनसे एक सवाल पूछा। महात्मा गांधी ने उन्होंने पूछा कि वो लोग क्या करेंगे अगर महात्मा गांधी को प्रिजन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उन महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाएगा या अगर मुझे जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, व्हाट विल यू गाइस डू। ठीक है, गांधी आस्क्ड। तो सीनियर लॉयर ने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, उन्होंने बोला कि सर हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए हैं, अगर आपको ही जेल हो जाएगी तो हमारे लिए यहाँ पर कोई एडवाइस करने वाला होगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग वापस से हमारे घर चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने पूछा कि अच्छा अगर मुझे जेल हो जाएगी और तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो फिर जो इनजस्टिस हो रहा है शेयर क्रॉपर्स का, उसका क्या, जो यहाँ पर लोग, बेटा धैर्य पास हो जाओगे चिंता मत करो। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनके खिलाफ ये अन्याय हो रहा है उनका क्या, मुझे जेल हो गई, मैं जेल से कुछ कर नहीं सकता, बाहर हो तुम इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कुछ कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नहीं होगा तुम तो कह रहे हो कि तुम लोग भी यहाँ पर नहीं रहोगे, तो फिर इन लोगों का क्या, इन लोगों की सहायता कौन करेगा, हु इज गोइंग टू हेल्प देम, गांधी डिमांडेड। एंड द पीपल दे रिफ्यूज टू कंसल्ट, बेसिकली दे रिफ्यूज टू आंसर। अब उन लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं था। दे ऑल्सो फेल्ट वेरी शेमफुल कि महात्मा गांधी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर महात्मा गांधी जेल में चले जाएंगे तो इन लोगों का क्या। अब यही वो लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड बाकी लोग, जो इन पीजेंट्स को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो ही यहां पर नहीं रहेंगे तो फिर महात्मा गांधी की मदद कौन करेगा। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो उन्होंने अपनी डिस्कशन के बारे में अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने बोला दे थॉट अमंग देमसेल्व्स गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर। और अपनी किताब में राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि जितने भी लॉयर्स वहां पर थे उन सब ने यही चीज सोची कि महात्मा गांधी एक टोटल स्ट्रेंजर थे। ठीक है, लोगों ने, बेटा नहीं खत्म कर दूंगी चैप्टर को, 10-15 मिनट का ही रह गया है। तो लोगों ने बोला कि महात्मा गांधी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थे, लेकिन उसके बाद भी वो उन लोगों के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जेल जाने को रेडी थे। अगर वो लोग ऑन दी अदर हैंड जो वहां पर रेजिडेंट्स भी थे और उनके एडजॉइनिंग स्टेट्स के लोग थे, उन्हें उनके उस गांव के और उस गांव के आसपास के लोग थे, वो ही मना कर रहे हैं कि भैया हम लोग यहां से चले जाएंगे, तो वो एक शेमफुल डिजर्शन हो जाएगा। इट विल बी अ शेमफुल एक्ट ऑफ लिविंग अलोन।
alone. He says वो हमारे ऊपर कलंक है कि हम यहाँ पर महात्मा गांधी को अकेले छोड़कर चले जाएंगे. तो ठीक है, अब वो कहते हैं those who claim to have served these peasants should go home. It would be a shameful desertion. He says ये वही लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम लोग ही चले जाएंगे तो वो एक बहुत गलत हरकत हो जाएगी कि महात्मा गांधी जो जिन्हें जानते भी नहीं थे, अब शॉर्ट बेटा बेसिकली मतलब आप कह सकते हो कि देयर टॉक्स, उन्होंने अपनी डिस्कशन में ये नोटिस किया था, बात लिखी थी कि सारे लोगों ने ये सोचा कि महात्मा गांधी जो इनको जानते भी नहीं वो यहाँ पर रुककर इनकी मदद करने के लिए रेडी हैं, तो हम लोग जो इनके गाँव में रहते हैं और इनके आसपास से गाँव में रहते हैं, अगर हम लोग इनको जानने के बाद भी इनकी मदद ना करें तो ये हमारे ऊपर ही एक बड़ी शर्मनाक बात होगी कि हम कितने खराब लोग हैं कि हमने हमारे ही शहर के पीसेंट्स की मदद नहीं करी. समझ में आया? They accordingly went back to Gandhi and told him कि वो लोग उन्हें जेल में फॉलो करने को रेडी हैं, अगर उन्हें भी जेल जाना पड़े तो वो लोग भी जेल जाने को रेडी हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम महात्मा गांधी कहते हैं कि लोग तो मेरे पास रेडी थे, अब मेरे पास लॉयर्स भी रेडी हैं, और इस तरीके से हम लोग चंपारण की इस बैटल को जीत गए. उसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर उठाया और लोगों को ग्रुप में डाल दिया कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ेगा तो किस तरीके से वो लोग जेल में जाना शुरू करेंगे, अगर उनका अरेस्ट हो जाता है कभी तो वो लोग किस तरीके से कोर्ट अरेस्ट के अंदर जाएंगे. अब महात्मा गांधी ने कोर्ट अरेस्ट की बात क्यों करी? अब दिमाग में एक सवाल आता है कि महात्मा गांधी ने कोर्ट अरेस्ट के बारे में क्यों बोला. टाइम है हमारे पास? हाँ है. तो उन्होंने बोला कि कोर्ट अरेस्ट क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन फॉर द कोर्ट अरेस्ट. तो महात्मा गांधी ने बोला कि आप उनकी जेल ही भर दो ना. ठीक है, आप एक काम करो, आप उनकी जेलें ही भर दो, आप उनकी जेलें इतनी ज्यादा भर दो कि वो कोई प्रॉब्लम हो ही ना आपको कि उनके पास स्पेस ही नहीं है और लोगों को जेल में डालने का. हम सारे के सारे लोग जबरदस्ती खुद ही जेल में घुस गए, अब डालो हमें जेल में डाल के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ हमारे साथ. Several days later, गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मैसेज आता है मैजिस्ट्रेट से इन्फॉर्मिंग हिम कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस प्रोविंस के, उस एरिया के, वो चाहते हैं कि एक केस जो है ड्रॉप कर दिया जाए, यानी इस केस को वहीं पर ही छोड़ दिया जाए. और इस तरीके से वो जो केस था महात्मा गांधी के अगेंस्ट कि वो चंपारण के अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं, वो एक देशद्रोही हैं, वो गलत हरकत कर रहे हैं, ये केस ड्रॉप कर दिया गया है, वो केस वहीं पर खत्म कर दिया गया था. ठीक है, नाउ द केस वाज ड्रॉप्ड, वो केस खत्म हो गया. और इस तरीके से वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मतलब डिसओबे करना, एंड सिविल मतलब बाय द पीपल, तो सब लोगों ने मिलके कोर्ट के इस ऑर्डर को जो डिसओबे किया था उसकी वजह से वो लोग जीत गए हैं. और ये पहली बार हुआ था कि इंडियंस हैव वन ओवर ब्रिटिश समहाउ, कुछ ना कुछ ऐसा करके इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर जीत गए. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर. अब उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने एक बहुत लार्ज स्केल इंक्वायरी शुरू करी कि भैया जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग क्या क्या चीजों को फेस कर रहे हैं. Depositions were about 10,000 peasants were written down. मतलब आप कह सकते हो कि एविडेंसेस या पॉइंट्स, जो एविडेंसेस थे या जो पॉइंट्स थे, कुछ 10,000 पीजेंट्स के रिकॉर्ड करे गए. ठीक है, some 10,000 peasants were written down. कुछ 10,000 पीजेंट्स ने अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करे, उसके ऊपर नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए कि जो जो प्रॉब्लम्स वो लोग एक्चुअली बता रहे थे उस पूरे अरेंजमेंट में वो सब सच थी. The whole area throbbed with the activity of investigators. पूरा एरिया was filled was या ना, ठीक है, एक्टिव हो गया था वो एरिया पूरा. that investigators were coming, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. and the vehement protest of the landlords, और बहुत ही adamant जो प्रोटेस्ट था वो लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे कि मत करो, ये गलत है, इस तरीके से आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो, दिस इज अ रॉन्ग वे. नाउ व्हाई दिस वाज हैपनिंग कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी पोलें खुल रही थी एंड थिंग्स वर हैपनिंग दिस वे. तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बोला कि मत करो, हमें नहीं चाहिए कोई प्रोटेस्ट, हमें कुछ नहीं करना है. लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स की जो प्रॉब्लम थी वो सामने आ गई. एंड नाउ इट विल बी शोन दैट द लैंडलॉर्ड्स वर द एक्चुअल कल्प्रिट. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने बोला था कि ये केस को ड्रॉप कर दो. Before he went to meet the leading associates, again उन्होंने डिटेल प्लान बनाए कि गलती से भी चीजें अगर गलत हो जाती हैं, again if the things go wrong, और अगर वो वापस नहीं आते तो कैसे इस मूवमेंट को आगे लीड करना है.
गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट, मतलब डिटेल्ड उनके 4 बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, वो डिस्कशंस होती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। एंड एज ए रिजल्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप करी कि इंडिगो शेयर क्रॉपर की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। महात्मा गांधी ने अपने रिकॉर्ड्स भी दिए, ठीक है, और अपने सब कुछ प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया गया, सब कुछ दिया गया। बेटा समन करने का मतलब होता है बीइंग कॉल्ड, उनको बुला लिया गया। सर एडवर्ड गेट ने बुला लिया कि आप आ जाओ, हम बात करते हैं आपसे। तो एडवर्ड गेट ने एक ऑफिशियल कमीशन बोल दी कि अब एक ऑफिशियल कमीशन आएगी जो इस प्रॉब्लम को के बारे में बताएगी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड जो एक्चुअली कल्प्रेट थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पूरी मूवमेंट को देखेंगे, एंड गांधी जी जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे प्रेजेंट पीजेंट्स का, यानी इनके खिलाफ ये केस था, ठीक है। यहां से इनके जजेस होने वाले हैं जो इस केस को देखेंगे, एंड यहां पर ये थे हमारे विक्टिम्स, यानी हम महात्मा गांधी पीजेंट्स की तरफ से खड़े थे उनकी प्रॉब्लम्स को सामने रखने के लिए। तो एक प्रॉपर केस अब फाइल हो गया था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, ठीक है। और यहां पर गांधी जी चंपारण में रहते हैं अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, मतलब अनस्टॉपेबल पीरियड, मतलब वो बिना ब्रेक, नो ब्रेक, विदाउट ब्रेक लिख सकते हो कि बिना किसी ब्रेक के महात्मा गांधी लगातार आधे साल से ऊपर चंपारण रहते हैं और उसके बाद छोटी छोटी विजिट्स में वापस आते रहते हैं। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation it would last a few days occupied almost a year in Gandhi's life। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि ये विजिट जो उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट के ऊपर अंडरटेक करी थी कि एक अनलेटर्ड पीजेंट ने, एक अननोन पीजेंट महात्मा गांधी के पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम महात्मा गांधी को बताते हैं। तो महात्मा गांधी को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में वो यहाँ से वापस आ जाएंगे, लेकिन उसने उनकी जिंदगी के ऑलमोस्ट आधे ईयर को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब एक प्रॉपर ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल करती है और एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस मिलता है अगेंस्ट बिग प्लांटर्स, यानी आप कह सकते हो कि क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं कि एक्चुअली यहां पर जो हो रहा था वो बिल्कुल गलत हो रहा था, बिग प्लांटर्स गलत कर रहे थे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट। और ये बात होने के बाद अब जब उनके खिलाफ इतने सबूत आ ही गए तो वो लोग मान गए कि चलिए ठीक है, अगर ऐसा केस है तो हम आपको पैसा देने को रेडी हैं। सो दे वर रेडी टू गिव बैक द मनी एंड दे सेड कि अगर आपको पैसा चाहिए, हमने आपसे झूठ बोलकर पैसा लिया तो ठीक है, हम आपको पैसा रिटर्न करने को रेडी हैं। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने बोला कि अब हम वो कितना पैसा वापस करें, 100% वैल्यू? जी नहीं, 100% वैल्यू वापस तो नहीं होने वाली। दे थॉट ही वुड डिमांड द रीपेमेंट ऑफ द फुल मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो लोगों को ये लगा था, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये लगा था कि महात्मा गांधी फुल रीपेमेंट मांगेंगे कि भैया पूरे पैसे दे दो जो उन लोगों ने इलीगली और डिसीटफुली यानी चीटफुली इनसे ले लिए थे। एक्सटॉर्टेड का मतलब है टेकन, जबरदस्ती इनसे निकाल लिए थे शेयर क्रॉपर से। तो महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, तुम मुझे काम करो, तुम मुझे पूरा मत दो, तुम मुझे 50% पैसा दे दो, ठीक है। उन्होंने बोला मुझे पूरा अमाउंट चाहिए ही नहीं, तुम मुझे 50% पैसा दे दो, मेरा काम उसके अंदर हो जाएगा। वील बी हैप्पी इफ यू गोइंग टू गिव अस 50% एज वेल। There he seemed adamant, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल stubborn थे कि नहीं, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पहले ही तुम्हें पूरा अमाउंट नहीं बोला, मैंने पहले ही तुम्हें कम अमाउंट बोला है। राइट्स रेवरेंड जेस हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, अ पर्सन जो वहां पर आए थे चंपारण में और वो पूरा एपिसोड देख रहे थे कि भैया क्या क्या महात्मा गांधी कर रहे हैं। Thinking probably he would not give away, the representative of the planters offered to refund an extent of 25%। तो उन लोगों को ये लगा था कि महात्मा गांधी हार नहीं मानेंगे, वो अड़े रहेंगे कि भैया मैं तो 50% ही लेकर जाऊंगा। तो ये जो बाकी लैंडलॉर्ड्स थे इन्होंने बोला कि हम आपको 25% पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये सेज बहुत सरप्राइज की बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। वहां पर महात्मा गांधी अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, आप इस डेडलॉक को एंड करो, इस पॉइंट को खत्म करो, बिकॉज हम कोई डिसीजन पर आ नहीं पा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम मान जाते हैं, हम 25% पर भी मान जाएंगे, तुम निकालो और 25% पैसा हमारी जेब में हमें वापस दे दो। वी आर हैप्पी अगर हमें 25% पैसा भी मिल जाता है, वी डोंट नीड मच मनी, आप हमें 25% पैसा वापस करो और अपने अपने घर निकलो, चलो भागो यहाँ से, ठीक है।
तो महात्मा गांधी सेट कि चलो 25% तो सही, कुछ तो हमें दे दो। हरे कृष्णा बेटा दीक्षा। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। उन लोगों ने बोला कि ठीक है भैया 25%, 100 में से 25% दे देंगे वापस, क्या फर्क पड़ता है। तो वो लोग मान गए कि ले लो। अब जब गांधी जी से पूछा गया कि आपने पूरा अमाउंट वापस क्यों नहीं लिया भाई, आपको पूरा चांस मिला, इतना इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो आपने पूरे पैसे वापस क्यों नहीं मांगे। बेटा आई एम गुड दीक्षा। गांधी एक्सप्लेन कि जो अमाउंट ऑफ द रिफंड था वॉज लेस इंपॉर्टेंट। इसे उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए अमाउंट नहीं था, लेकिन ये बात थी कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि लैंडलॉर्ड्स ओब्लाइज कर गए, लैंडलॉर्ड्स अग्री कर गए हमारी बात को मानने के लिए। इसे वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इसे पैसा तो हम लोग फिर कमा लेंगे, नहीं चाहिए पैसा हमें उनकी प्रेस्टीज चाहिए, हमें उनकी प्राइड चाहिए। इसे अगर आज उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए, भले ही 25% रिटर्न करके घुटने टेक दिए, तो हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। इसे यहां पर लोगों ने पैसा भले ही उन्हें आधे से कम मिल रहा हो, 25% मिल रहा हो, लेकिन उन्होंने फियरलेस होना सीखा है। पीपल हैव लर्नड हाउ टू बिकम फियरलेस एंड ही सेज दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी दैन द अमाउंट ऑफ मनी जो हमें वापस आया गया है। He says, therefore, as a peasant were concerned, the planters had behaved as lords above the law. He says, अगर देखा जाए तो ये जो planters थे, ये अपने आप को भगवान मानने लगे थे। अब peasants ने जब अपने rights को पहचानना शुरू किया है, अपने defenders को देखना शुरू किया है, अपने favor के लोगों को देखना शुरू किया है, then they have realized कि अपनी जिंदगी को कैसे improve किया जा सकता है। He says, यहाँ पर मेरे peasants ने क्या सीखा है? उन्होंने courage सीखी है, उन्होंने एकता में शक्ति सीखी है। एंड ही सेज, और यहां से मैं मानता हूं कि जो भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक है। एंड इस पॉइंट के ऊपर महात्मा गांधी वाज लाइक इट एंड पीपल वर आल्सो लाइक इट, ठीक है पैसा कम जरूरी है, यहां पर ये चीज ज्यादा जरूरी है। लोगों को इस चीज का विश्वास होना जरूरी है कि जो ब्रिटिश पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको टारगेट किया जा सकता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को टारगेट किया और ब्रिटिशर्स इनके टारगेट बन गए। अब वो कहते हैं विद इन अ फ्यू इयर्स ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, और आगे आने वाले कुछ सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो इनका लैंड खाली करके चले जाते हैं, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और वो लैंड जो था वो वापस से पीजेंट्स को दे दिया गया था और वो लैंड पीजेंट्स ने अपने में डिवाइड कर लिया था। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, और वो कहते हैं महात्मा गांधी ने कभी भी अपने आप को वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के साथ जोड़ा ही नहीं। उनका मेथड ही बिल्कुल अलग था। उनको बस क्या दिखा, उनको दिखा कि यार चंपारण को मैंने उस प्रॉब्लम से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी भी चंपारण में बहुत ज्यादा कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, यानी लोग जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। हाँ बेटा ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो मयंक, पीडब्ल्यू की सैंपल बुक 100% खरीद सकते हो। वो देखते हैं कि लोग यहाँ बहुत ही सोशली बैकवर्ड है चंपारण विलेज में, और उन्होंने सोचा कि चलो इनकी एक प्रॉब्लम तो खत्म कर दिया, अब इनकी दूसरी प्रॉब्लम को खत्म करा जाना जरूरी है। उन्होंने टीचर्स को अपील किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स लाना चाहता हूँ, तो उन्होंने टीचर को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग यहाँ पर आए। तो जिनमें से महादेव देसाई और नरहरि पारेख दो यंग मैन थे जो उन्होंने महात्मा गांधी को जस्ट एज शिष्य ज्वाइन ही किया था, अपनी वाइफ्स के साथ वो चंपारण के अंदर यहाँ काम करने के लिए आ जाते हैं। एंड एज अ टीचर वो 4 of them started वर्किंग हियर। और भी बहुत सारे लोग बॉम्बे, पूना और अलग अलग लैंड से आते हैं। इनफैक्ट महात्मा गांधी के बेटे देवदास जो उनके यंगेस्ट सन थे वो भी यहाँ पर आते हैं और अपनी मदर को भी, मिसेस गांधी को भी, कस्तूरबा गांधी को भी यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि वो यहाँ पर सबकी हेल्प कर सके। एंड महात्मा गांधी डिसाइडेड कि सबका भला तो करना ही है, यहाँ पे लोगों का जो रह रहे हैं उनका भी भला करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट को सॉल्व करने के बाद प्राइमरी स्कूल्स खोले 6 अलग अलग विलेजेस में। कस्तूरबाई ने, इनकी जो वाइफ थी, लोगों को आश्रम रूल सिखाए, पर्सनल क्लीनलीनेस के ऊपर बातें सिखाई, कम्युनिटी सैनिटेशन के ऊपर, कम्युनिटी क्लीनलीनेस के ऊपर बातें सिखाई कि अपने आसपास के एरिया को कैसे साफ रखना है। हेल्थ कंडीशंस वर वेरी पुअर, बहुत खराब हेल्थ कंडीशंस थी यहाँ की। तो गांधी यहाँ पर एक डॉक्टर लेकर आए जिन्होंने 6 महीने के लिए यहाँ अपनी सर्विसेज दी। 3 मेडिसिन इनके गांव में इंट्रोड्यूस करी गई, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, और इन तीनों के यूजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसको पेपर में लर्न करके जाना। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेडिसिन लाई गई थी।
किसी भी इंसान की कोटेड टंग होती, बेसिकली अगर किसी की भी टंग एलर्जिक होती, पकी हुई टंग होती, तो उसको कैस्टर ऑयल के साथ क्या देते थे, कैस्टर ऑयल दे दिया करते थे। किसी भी इंसान को अगर मलेरिया का फीवर आता था तो उसे क्यूनाइन की दवाई और कैस्टर ऑयल देते थे। किसी भी इंसान को स्किन इरप्शंस हो जाती थी तो उसको कैस्टर ऑयल के साथ सल्फर ऑइंटमेंट दी जाती थी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वर गिवन टू द पीपल हु हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑन देयर बॉडी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लर्न कर लेना कि कौन सी मेडिसिन किसके साथ दी जाती थी। अब गांधी जी ने साथ साथ में यह भी नोटिस किया कि औरतों की जो कपड़ों की कंडीशन थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि एक बार तुम इन लेडीज से बात करो ना इनके कपड़ों के बारे में कि ये लोग ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं, व्हाई डोंट दे Beta, in that case, go ahead for the online papers that is there on the CBSE's website. ठीक है, तो वो कहते हैं ही आस्क्ड कस्तूरबा कि भैया तुम जाओ और इनसे बात करो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। वन वुमन टुक कस्तूरबा टू हर हट, तो एक लेडी उन्हें अपने हट में लेकर जाती है और वो कहती है देखो हमारे यहाँ पर ना तो कोई डब्बक्सा है और ना ही कोई कबर्ड, हम कपड़े कहाँ पे रखें। और वो कहते हैं कपड़े कहाँ पे रखना तो शायद दूसरी बात है, मेरे पास तो कोई कपड़े पहनने के लिए है ही नहीं। शी सेज द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और वो कहती है जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वो अकेली ऐसी साड़ी है जो मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तो दो लोग जो थे वो बच्चे यहाँ पर बहुत ही डेस्टिट्यूट कंडीशन में थे। मैंने डेस्टिट्यूट वर्ड आप लोगों को पहले भी दिया है कि लोग यहाँ बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी अपने आश्रम पर भी वॉच रख रहे थे भैया, बिकॉज वो बिहार में है और दूसरे कोने में अहमदाबाद में उनका दैट इज द प्लेस। He sent regular instructions by mail and वहां से फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगाते रहते थे। एक बार उन्होंने वहां के रेजिडेंट्स को लिखा कि भैया वहां के जो ओल्ड लैट्रीन ट्रेंचेस हैं, बेसिकली जो इनके सिंपल टर्म से बोला जाए तो जो पॉटी प्लेसेस थे वो बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, अब उनको नया खोदने की जरूरत आ गई है। तो बेसिकली होता क्या है, गांव के एरिया के अंदर आप लोगों को प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे। मान लो ये मिट्टी है और ये मिट्टी के बीच में खड्डा कर दिया और यहाँ पर एक बक्सा लगा दिया, स्लम डॉग मिलेनियर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। वहां पर क्या होता है, वहां पर ना ये दरवाजे होते हैं, आप यहाँ अंदर जाओगे, यहाँ इस होल के ऊपर बैठोगे, आप अपना वॉशरूम अपना फ्रेश हो जाओगे, उसके ऊपर मिट्टी डालोगे और बाहर आ जाओगे। तो ये लैट्रीन ट्रेंचेस इन्हें कहा जाता है और ये जब भर जाते हैं ना तो इनमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भैया लैट्रीन ट्रेंचेस जो है वो पूरे भर गए हैं, अब आप नए वहां पर बना लो एंड ओल्ड वंस को ब्लॉक कर दो, बिकॉज वरना उनमें से गंदी स्मेल आने लग जाएगी। यहां पर आकर चंपारण एपिसोड हो जाता है खत्म। इसके बाद जो बात है वो बस महात्मा गांधी की तारीफ में की गई है कि चंपारण एपिसोड जो था ना वो महात्मा गांधी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उन लोगों को ये चीज समझ में आई कि अगर हम लोग चाहें, अगर हम लोग मिल के काम करें तो हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इफ वी ऑल आर टुगेदर। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Just a second. और 5-7 मिनट में बच्चे क्लास एंड हो ही रही है बस। चलिए, तो अब क्या होता है, तो अब वो कहते हैं, महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आपने जो भी किया वो कैसा रहा, तो वो कहते हैं इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी इन माई ओन कंट्री। उन्होंने बोला कि बड़ी ही ऑर्डिनरी सी बात है, मैंने बस लोगों को ये बोला कि ब्रिटिशर्स जो है वो मुझे मेरी ही कंट्री में रहते हुए ऑर्डर नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज अ एक्ट ऑफ डिफाइंस। इसे जब मैं चंपारण गया था तो मैंने ये काम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू नहीं किया था। ही सेज मेरा मेन पर्पस वहां पर था टू फ्री पीपल ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, वो कहते हैं मेरा मेन पर्पस था कि लोगों को प्रॉब्लम से फ्री करूं, फियर से कम करूं, पुअर नंबर ऑफ जो पीजेंट्स हैं उनकी जिंदगी को सही करूं। ही सेज और वो करते करते समहाउ जो चंपारण में हुआ इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस।
He says that is a typical गांधी पैटर्न. उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स से जुड़ी हुई थी. यानी महात्मा गांधी सेज कि अगर मैं लोगों का भला करने के बारे में सोचता हूं तो लोगों का भला करते करते देश का भला अपने आप हो जाएगा. लोगों का भला करोगे तो देश का भला कोई नहीं रोक सकता. अगर देश का भला करने चलो तो अपना भला करके आओगे, लोगों का नुकसान कर दोगे. दैट इज व्हाट महात्मा गांधी सेज. और उनकी जो पॉलिटिक्स थी इट वाज कंबाइंड विद प्रैक्टिकल डे टू डे इश्यूज. वो जो भी काम करते थे वो लोगों के डे टू डे इश्यूज को दिमाग में रखते हुए उन सब चीजों पर फोकस करते हुए करते थे. लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर. It was not the loyalty to abstractions. He says मेरी जो loyalty है वो abstractions के लिए नहीं है. He says मैं जो करता हूँ वो ideas के लिए नहीं करता कि भैया मैं free होऊंगा, मैं तुम्हें free कराऊंगा, I will do this, I will do that. He says नहीं. It is a loyalty to living human beings. He says मेरी जो loyalty है वो मेरे humans के लिए है, वो मेरे लोगों के लिए है. In everything Gandhi did, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and make India free. He says जो भी मैंने करने की कोशिश करी उसमें मैंने एक ऐसा इंडियन क्रिएट करने की कोशिश करी जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है और देश को आजाद कराने की पावर रख सकता है. अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फरीर एंड्रयूज करके एक पैसिफिस्ट थे, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, बेसिकली एक ऐसे इंसान जो पीस में बिलीव करते हैं. वो महात्मा गांधी के सपोर्टर बन गए बिकॉज महात्मा गांधी का जो मेथड था वो काफी नॉन वायलेंट था. तो वो यहाँ पर महात्मा गांधी को गुड बाय बोलने आए थे जब वो अपनी फिजी आइलैंड की ड्यूटी के लिए निकल रहे थे. तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड ने बोला कि यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा अगर हम एंड्रयू को यहीं पर रोक ले, क्योंकि ये भी एक ब्रिटिशर है, तो क्यों ना ये हमें ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करेगा. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम महात्मा गांधी एंड्रयूज भी अग्री कर गए कि ठीक है महात्मा जी अगर आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पर. तो महात्मा गांधी ने इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया कि नहीं, मैं यहां पर किसी भी ब्रिटिशर को नहीं रुकने दूंगा. इट इज नॉट अगेंस्ट एंड्रयूज ही सेज, लेकिन मुझे अपने देश में कुछ भी करने के लिए बाकी लोगों की जरूरत नहीं है. ही सेज मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं अपने देश को आजाद कराने के लिए. यू थिंक इट इज एन अनइक्वल फाइट. ही सेज आप इस फाइट को एक अनइक्वल फाइट मान रहे हो जिसमें आप ब्रिटिशर्स को ऊपर मान रहे हो और अपने देश के लोगों को नीचे मान रहे हो. ही सेज इट वुड बी हेल्पफुल टू हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड. ये हमारी वीकनेस को दिखाता है कि हमें किसी और की जरूरत है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए. He says अगर हमारा कॉज जस्ट है, अगर हमारा जो रीजन है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं अगर वो सही है तो यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. तो आप अपने ऊपर डिपेंड करो ना. अगर आपका लड़ने का कॉज ठीक है तो आप खुद बैटल को जीत सकते हो. आपको मिस्टर एंड्रयूज में एक प्रॉप नहीं ढूंढना चाहिए, आपको एक फायदा, आपको एक एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए कि भैया चार्ल्स फरीर एंड्रयूज को अपनी साइड कर लेते हैं. सेज नहीं, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिशमैन है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम अपने आप को वीक दिखाएंगे और हम तो वीक है ही नहीं. हमारा तो लॉजिक भी गलत नहीं है, हमारा तो रीजन भी गलत नहीं है. एंड यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि शायद महात्मा गांधी ने हमारे दिमाग को सही से पढ़ लिया था कि हम चार्ल्स फरीर एंड्रयूज से हेल्प इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि शायद वो हमारी मदद कर देते. लेकिन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर इज कि नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हमें किसी, एंड वी हैड नो रिप्लाई. एंड गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस. उन्होंने हमें सेल्फ डिपेंडेंसी पे एक लेसन दिया कि अगर इंसान खुद के लिए अवेलेबल है, अगर इंसान खुद अपने लिए कुछ कर सकता है तो दुनिया भी उसके लिए सब कुछ कर सकती है. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस हेल्प द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. अब वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस, इंडियन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प और हमारे देश की इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें साथ में जुड़ी हुई थी. और इसी के साथ फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंडिगो. अब बता दो, हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? एंड यू गाइज नीड टू टेल मी वन मोर थिंग कि पोल्स आज की क्लास में ही करा दूं या नेक्स्ट क्लास में करा दूं? यू गाइज वांट टू डू द पोल? बेटा विलिंग का मतलब इच्छुक होना किसी भी चीज के लिए. पोल्स आज की क्लास में ही करा दूं या आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करने हैं पोल्स? पोल्स आज ही करने हैं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? थैंक यू बेटा नितिन. चलो शुक्र है चैप्टर निपट गया आज ही. अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड भी खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट में. आई प्रेफर नेक्स्ट क्लास बिकॉज थोड़ा टाइम बच जाएगा.
ओके, बताओ। पोल के लिए पोल करा लेते हैं, वैसे मैं प्रेफर करती हूँ अगली क्लास में करना, बिकॉज क्लास एंड कर देते हैं, पोल्स हो जाएंगे अगली क्लास में, स्टार्टिंग पोल से ही करेंगे। तो खत्म करते हैं फिर आज की क्लास को, या पोल्स का पोल करा लो यार। तुम लोग मुझे बता दो, पोल टुडे या टुमारो। ओ प्रभु, बता दो। टुडे के लिए यस, टुमारो, टुडे के लिए यस और नेक्स्ट के लिए नो। टुडे पोल्स यस या नो। नेक्स्ट में प्रेफर रहेगा यार, नेक्स्ट में खुद ही चाह रही हूँ नेक्स्ट में हो जाए। हाँ बेटा, कैरेक्टर्स के नाम याद करने हैं। महात्मा गांधी, चार्ल्स फरीर एंड्रयूज, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, मलकानी और राजकुमार शुक्ला करने हैं। चलो देखते हैं। अरे तुम बच्चे पागल हो क्या, 77% बच्चों ने यस किया। चलो आ जाओ, तुम पोल्स पे आ जाओ, फिर खत्म करते हैं पोल्स। 4 ही पोल्स है। पहला पोल, हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण? हाउ डिड महात्मा गांधी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण? शुरू कर दो तुम, फिर आंसर देना। खत्म ही कर दो फिर, कर रहे हो तो। हाँ बेटा करा रही हूँ, आज ही करा रही हूँ, नहीं भूल रही मैं। चलो, सवाल था हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण? उन्होंने उनके लिए फाइट किया और उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश करी। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, 68% बच्चे, पायल, हर्षित, गुनगुन, शौर्य एंड शेख। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला सवाल, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर? तो उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का पहले क्यों डिसाइड किया? ये रहे ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पर। टू हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉयर्स, टू नो डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ पीपल, या टू हैव अ पर्सनल बॉन्ड विद द पीपल। हाँ बेटा, क्योंकि थंबनेल नितिन पिछले नवंबर का है और अब इस महीने, इस साल का दिसंबर आ गया, तो होना ही था ये तो। बेटा तन्वी अगली क्लास में ले आऊंगी, अभी कहाँ से लाऊं? तो बच्चे ऑब्वियसली वो वहां पर शेयर क्रॉपर्स की इंफॉर्मेशन लेने गए थे ताकि ही शुड गेट ए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एक अनबायस्ड रिपोर्ट वो बना सकेंगे अपने लिए भी, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है इस पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। ऑप्शन नंबर ए, 79% बच्चे, हर्षित, सुहानी, गौरव, रोशनी, शिल्पी। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी? मिस्टर शुक्ला महात्मा गांधी के पास क्यों आए थे? टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ओन अपलिफ्टमेंट, टू गेट आइडियाज टू बी फेमस, टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, या टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स? चलिए,
तो यहां पर वो आए थे सारे शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने, अपनी अपलिफ्टमेंट उनका पर्पस नहीं था, सारे शेयर क्रॉपर्स की अपलिफ्टमेंट उनका पर्पस था। ऑप्शन नंबर डी 81% बच्चे, पायल, हर्षित, सुहानी, अभिषेक एंड गौरव, वेरी गुड। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब था। नाउ हियर वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards the advocate of home rule? तो जो एवरेज इंडियन थे, जो छोटे छोटे लोकेलिटीज में रहते थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी वो लोग जो स्वराज का फेवर करते थे, उनकी तरफ छोटे मोटे लोगों का क्या एटीट्यूड था? बहुत वेलकमिंग था, बहुत करेजियस था, बहुत प्लीजिंग था, या फिर बहुत ही फियरफुल एंड इनडिफरेंट था? लास्ट सवाल है बच्चे ये क्लास का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगली क्लास में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड शुरू करेंगे। चलिए, तो करेक्ट आंसर है, लोग बहुत ज्यादा डरते थे और बहुत इंडिफरेंट थे, बिकॉज दे बिलीव्ड कि अगर वो स्वराज के लोगों का फेवर करेंगे तो इन दैट केस दे विल बी पनिश्ड। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब था। 49% बच्चे करेजियस नहीं थे बेटा, बिल्कुल भी करेजियस नहीं थे, सिर्फ मलकानी था जो करेजियस था। हर्षित, सुहानी, राबिया, दिव्यांशु एंड अभिषेक, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब था। और बच्चे क्लास को करते हैं खत्म यहीं पर, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास। अब देख लेते हैं आप लोगों का लीडर बोर्ड। हर्षित, कौर, परनीत, हर्ष, खुशी, नितिन, दिव्या, विराट, देवेंद्र, अलका एंड पायल। चलिए, तो भाई समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का और इस क्लास को यहीं पे खत्म करने का। अब बच्चे हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले वीक में मैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तो खत्म कर ही दूं, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के साथ साथ होपफुली मेरी कोशिश ये है कि अगली क्लास में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पूरा ही निपटा दें। बाकी लेट्स सी, खत्म हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं होता तो वी डू हैव क्लासेस लेफ्ट। पर मेरा टारगेट ये है कि सिलेबस जितनी जल्दी निपटा दिया जाए आप लोगों के लिए भी उतना बेटर हो जाएगा। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नेक्स्ट थर्सडे, कोशिश ये रहेगी कि दोनों चैप्टर्स को उसी दिन पे खत्म कर दिया जाए, ताकि अगले थर्सडे तक आते आते नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे आते आते बच्चे हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स भी खत्म हो जाएगा। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। डीपीपी बच्चे इसका अपलोड मैं करवा दूंगी, सिंस चैप्टर आज ही खत्म करवा दिया है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। अब मिलेंगे आप लोगों को थर्सडे को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।